अध्याय 68। शैटो विलेट के बैठक खाने में खड़ा हुआ लेफ्टिनेंट कोल बुझती हुई आग को ताक रहा था और मायूसी से भरा हुआ था। कैप्टन फैश वहां आ चुका था और अब अगले कमरे में फोन पर चिल्लाता हुआ लापता गाड़ी का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। बदकिस्मती से जो सुराग उन्हें यहाँ पर मिल रहे थे वे इस बात पर कोई रोशनी नहीं डालते थे कि माजरा क्या था और इसमें किसका हाथ था। बाहर खड़ी हुई काले रंग की ऑडी किसी नकली नाम से और नकली क्रेडिट कार्ड नंबर से किराए पर ली गई थी और कार से मिले निशानों का इंटरपोल के डेटाबेस से कोई मिलान नहीं हो पा रहा था। तभी एक और गुप्तचर भागता हुआ वहां आया और बोला, सर, सेंटर को अभी अभी ज्यूरिख डिपॉजिटरी बैंक के आंद्रे वेहने का फोन मिला है। वो आपसे कोई गोपनीय बात करना चाहता था। वो अपना बयान बदल रहा है। वो अब इस बात को कबूल कर रहा है कि लैंगडन और नेबू ने आज रात उसके बैंक के अंदर कुछ वक्त बिताया था। तो उसने पहले झूठ क्यों बोला था? फैश ने कहा। वो कहता है कि इस बारे में सिर्फ आपसे बात करेगा, लेकिन वो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। और बदले में उसे क्या चाहिए? वो चाहता है कि उसके बैंक का नाम खबरों से बाहर रखा जाए और एक चुराई गई संपत्ति को वापस प्राप्त करने में उसकी मदद की जाए। ऐसा लगता है कि लैंगडन और नेबू ने सोनिया के खाते से कोई चीज चुराई है। क्या चीज? उस बारे में तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके बात करने के ढंग से ऐसा लगता है कि उस चीज को वापस हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। रसोई से एक और गुप्तचर ने फैश को पुकारा, कैप्टन, मैं मिस्टर टीबिंग के स्पीड डायल नंबरों को देख रहा हूं और मैं लबूर्जे हवाई अड्डे के साथ फोन पर हूं। मुझे कुछ बुरी खबरें मिली हैं। 30 सेकंड बाद फैश वहां से अपना सामान समेट रहा था और शैटो विलेट से निकलने की तैयारी कर रहा था। उसे अभी अभी पता चला था कि टीबिंग लबूर्जे हवाई अड्डे के पास अपना एक निजी विमान रखता था और वो विमान करीब आधा घंटा पहले उड़ान भर चुका था। फोन पर मौजूद बुर्जे के प्रतिनिधि का कहना था कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि विमान में कौन सवार था और वो कहां के लिए रवाना हुआ था। ये उड़ान पहले से निश्चित नहीं थी और उड़ान की कोई योजना लॉगबुक में दर्ज नहीं थी। ये बेहद गैरकानूनी उड़ान थी। फैश को पक्का यकीन था कि सही दबाव का इस्तेमाल करके वो उन सारे जवाबों को हासिल कर लेगा जिनकी उसे तलाश थी। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए वो दहाड़ा, लेफ्टिनेंट कोल, मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पीटीएस की तहकीकात करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़कर चला जाऊं। अगर हो सके तो कुछ बेहतर करने की कोशिश करना। अध्याय 69। विमान स्थिर गति से इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहा था। लैंगडन ने बॉक्स को खोलकर उसके ढक्कन के ऊपर बने गुलाब को फिर से बाहर निकाल दिया था और अब वहां लिखे शब्दों को पढ़ रहा था। वो शब्द इस तरह थे। कई सेकंड तक उसे देखते रहने के बाद उसे लगा कि फिर से वही हताशा उसे घेरने लगी है जो उसने शुरुआत में महसूस की थी। ली, लगता है मैं इसे नहीं पहचान पा रहा हूं। सोफी के सामने बैठे टीबिंग को देखकर लग रहा था कि वो उस पर टूट पड़ने को तैयार था। उन शब्दों को देखने के लिए वो उत्तेजित ढंग से आगे बढ़ा और जल्दी से आगे झुककर उन्हें देखने की कोशिश करने लगा। लैंगडन ने कुछ सोचते हुए कहा, एक बार तो मुझे लगा था कि ये कोई सामी स्क्रिप्ट है, लेकिन अब मुझे उस बारे में कुछ संदेह है। कहीं ये सेफार्डिक तो नहीं? अब तक टीबिंग धीरज खो चुका था। लाओ मैं देखता हूं। उसने बॉक्स को अपनी तरफ खींच लिया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि प्राचीन भाषाओं ग्रीक, लैटिन, रोमनिक, इन सब पर लैंगडन की अच्छी खासी पकड़ थी, लेकिन उड़ती निगाह से इस भाषा को देखने पर टीबिंग को वो कुछ खास लिखावट मालूम हो रही थी। शायद राशि लिपि या हिब्रू लिपि सिफ्रई टोरह जैसी कुछ। एक गहरी सांस लेते हुए टीबिंग ने अपनी आंखें उस लिखावट पर गड़ा दी। काफी देर तक उसने कुछ भी नहीं कहा। हर गुजरते पल के साथ उसे अपना आत्मविश्वास जैसे खोता हुआ महसूस हो रहा था। ये बड़ी हैरानी की बात है, ऐसी कोई चीज कभी मेरे देखने में नहीं आई, उसने कहा। मैं देखूं? सोफी ने पूछा। टीबिंग ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। सोफी ने फिर से कहा, ली, क्या मैं अपने दादा के बनाए इस बॉक्स पर एक नजर डाल सकती हूं? हाँ हाँ, लो, टीबिंग ने बॉक्स को उसकी तरफ सरकाते हुए कहा। वो नहीं चाहता था कि वो सोफी को कम करके आंकता लगे, लेकिन तब भी इस मामले में सोफी की काबिलियत का स्तर बहुत बहुत ज्यादा नीचे था
अगर एक रॉयल हिस्टोरियन और एक सिंबोलॉजिस्ट उस भाषा को पहचान तक नहीं पा रहे थे, तो सोफी की भला क्या औकात थी। बक्से को कुछ ही पल गौर से देखने के बाद सोफी ने कहा, आहा, मुझे यह पहले ही समझ जाना चाहिए था। टीबिंग और लैंगडन एक साथ उसकी ओर मुड़े। किस चीज का अनुमान? अनुमान ये कि यही तो वो भाषा थी जिसका इस्तेमाल मेरे दादा ने किया हो सकता था। क्या तुम ये कह रही हो कि तुम इस लिखावट को पढ़ सकती हो? टीबिंग के स्वर में सिर्फ और सिर्फ हैरानी भरी थी। बहुत आसानी से, सोफी ने दावा किया। जाहिर था कि वो अपनी सिचुएशन का मजा ले रही थी। ये भाषा मेरे दादा ने मुझे तब सिखाई थी जब मैं 6 साल की थी। मैं इसको पढ़ने में एक्सपर्ट हूं। लैंगडन और टीबिंग मुंह बाए उसकी तरफ देख रहे थे। लेकिन ये है कौन सी भाषा? लैंगडन ने पूछा। ये अंग्रेजी है। मुझे इसके लिए बस एक आईने की जरूरत होगी। और पलक झपकते ही लैंगडन को सब कुछ समझ आ गया। शिट, उसने अपने माथे पर जोर से हाथ मारते हुए कहा। ये तो उल्टी इबारत है, यानी रिवर्स राइटिंग। टीबिंग जल्दी से अपने निजी कंपार्टमेंट से एक छोटा सा आईना उठा लाया और जब उसके सामने उस इबारत को रखकर उन्होंने पढ़ा तो वो तत्काल पढ़ी जा सकती थी। विमान के पिछले हिस्से में रेमी पूरा जोर लगाकर इंजन की घरघराहट के बीच सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने चल रही बातचीत का एक भी शब्द उसे सुनाई नहीं दे रहा था। जिस तरह से रात बीत रही थी वो रेमी को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने नीचे पैरों से बंधे सन्यासी को देखा। वो आदमी अब पूरी तरह शांत पड़ा हुआ था, जैसे उसने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया हो या शायद अपनी मुक्ति के लिए खामोश प्रार्थना में डूबा हो। अध्याय 70। हवा में 15,000 फुट की ऊंचाई पर जब रॉबर्ट लैंगडन के सारे विचार सोनिया की उस कविता पर एकाग्र हुए जो बक्से के ढक्कन के पीछे लिखी गई थी, तो उसे लगा जैसे सारा संसार गायब हो गया हो और सिर्फ वो खुद और वो पंक्तियां वहां रह गई हों। वो पंक्तियां इस प्रकार थीं। An ancient word of wisdom frees this scroll and helps us keep her scattered family whole. A headstone praised by Templars is the key, and Atbash will reveal the truth to thee. यानी बुद्धिमानी का एक प्राचीन शब्द मुक्त करता है इस लिपटे हुए पुलिंदे को और हमारी मदद करता है उस स्त्री के बिखरे कुटुंब को एक रखने में। टेम्पलरों द्वारा पूजित कब्र के सिरहाने का पत्थर है कुंजी और एटबैश उजागर करेगा सत्य को तुम्हारे सामने। ये एक 5 पदों वाला छंद है, टीबिंग ने कहा, और ये अंग्रेजी में है, शुद्ध जुबान में। ये कविता न सिर्फ ग्रेल की ओर इशारा करती है बल्कि टेम्पलर नाइटों और मैरी मैग्डलीन के बिखरे हुए कुटुंब का भी हवाला देती है। इससे ज्यादा हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? सोफी ने एक बार फिर से उस कविता की ओर देखते हुए कहा। पासवर्ड, शायद हमें बुद्धिमानी के किसी प्राचीन शब्द की जरूरत है। 5 अक्षरों से बना कोई प्राचीन शब्द, लैंगडन ने सोचा। वो उन प्राचीन शब्दों की आश्चर्यजनक संख्या के बारे में सोच रहा था जिन्हें बुद्धिमानी के शब्दों के तौर पर देखा जाता था। गूढ़ मंत्र, खगोलीय भविष्यवाणियां, गुप्त संस्थाओं के कोड, पेगन इंद्रजाल के रहस्यमयी मंत्र, मिस्र के जादुई अभिमंत्र, उनकी लिस्ट अंतहीन थी। पासवर्ड का कोई ना कोई संबंध टेम्पलरों से तो जरूर है, सोफी ने कहा। टेम्पलरों द्वारा खड़ा किया गया कब्र के ऊपर का पत्थर है कुंजी। ली, तुम टेम्पलर्स के स्पेशलिस्ट हो, क्या तुम्हें इस बात से कुछ सूझ रहा है? लैंगडन ने पूछा। टीबिंग कई पलों तक खामोश रहा, फिर बोला, कब्र का पत्थर तो जाहिर है एक तरह का समाधि लेख होता है। हो सकता है ये कविता मैरी की कब्र पर टेम्पलरों द्वारा लिखे समाधि लेख का जिक्र कर रही हो, लेकिन इससे हमें ज्यादा मदद नहीं मिल पाएगी क्योंकि हमें यही नहीं मालूम कि वो कब्र है कहां पर। इसकी आखिरी लाइन कहती है कि एटबैश सत्य को उजागर करेगा। मैं जानती हूं एटबैश एक तरह का कोड होता है। ये कोड ईसा से 500 साल पहले का है और आज तक कोडिंग की क्लासेस में पढ़ाया जाता है। ये यहूदी कोडिंग का सामान्य रूप है जो 22 अक्षरों वाली हिब्रू वर्णमाला पर आधारित है। एटबैश में पहले अक्षर की जगह आखिरी अक्षर को, दूसरे अक्षर की जगह आखिरी से पहले वाले अक्षर को और इसी क्रम से बाकी अक्षरों को रखा जाता है।
लेकिन समस्या सिर्फ ये है कि हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर हम इस कोड का इस्तेमाल कर सकें। टीबिंग ने गहरी सांस ली। कब्र के पत्थर पर जरूर कोई कोड वर्ड होगा। हमें उस कब्र के पत्थर का पता लगाना चाहिए जिसकी तारीफ टेम्पलरों द्वारा की गई है। लैंगडन के चेहरे की सख्त मुद्रा को देखकर सोफी को महसूस हुआ कि टेम्पलर के कब्र का पत्थर लगाना कोई हंसी खेल नहीं था। 3 मिनट बीत गए जब टीबिंग ने हताशा से भरकर एक गहरी सांस ली और इनकार में अपना सिर हिलाया। मेरे पास कोई जवाब नहीं है दोस्तों, मुझे थोड़ी देर इस पर सोचने दो। तब तक मैं हम लोगों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम देखता हूँ और रेमी और अपने मेहमान की खबर लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो विमान के पीछे की तरफ चला गया। खिड़की के बाहर सुबह से पहले का सांवलापन पूरी तरह छाया हुआ था। सोफी को लगा जैसे वो विराट आसमान में तेजी से घूम रही हो, बिना ये जाने कि उसके पैर अंत में कहाँ जाकर टिकेंगे। वो अपने दादा की पहेलियां हल करती हुई बड़ी हुई थी, इसलिए उसे ठीक इस वक्त बेचैनी के साथ अंदर ही अंदर कहीं ये भी लग रहा था कि उनके सामने मौजूद उस कविता के भीतर कहीं ना कहीं वो जानकारी थी जिसे वे अब तक नहीं देख सके थे। उसमें कुछ और भी है, उसने अपने आप से कहा। बहुत ही होशियारी के साथ छिपाया गया, लेकिन फिर भी वो उसमें मौजूद है। इस बात के साथ साथ ये डर भी उसे खाए जा रहा था कि इस क्रिप्टेक्स के भीतर उन्हें जो कुछ भी मिलने वाला है वो पवित्र ग्रेल के नक्शे जैसी कोई आसान चीज नहीं होगी। टीबिंग और लैंगडन के इस आत्मविश्वास के बावजूद कि सच्चाई उस सिलेंडर के अंदर बंद है, सोफी ने अपने दादा की इतनी सारी ट्रेजर हंट्स का हल ढूंढा था कि वो जानती थी कि जैक सोनिये इतनी आसानी से अपना रहस्य उजागर कर देने वालों में से नहीं थे। अध्याय 71। बुर्जे हवाई अड्डे का रात की शिफ्ट वाला ट्रैफिक कंट्रोलर खाली स्क्रीन के सामने बैठा हुआ ऊँघ रहा था। तभी जुडिशियल पुलिस का कैप्टन करीब करीब दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर आ घुसा। टीबिंग का जेट कहाँ गया है? आते ही उसने कड़े स्वर में पूछा। कंट्रोलर ने एक बड़ी ही बेकार सी कोशिश की अपने सबसे सम्मानित ग्राहक की गोपनीयता की रक्षा करने की, लेकिन वो कोशिश बड़े ही दुखद ढंग से नाकामयाब रही। ठीक है, मत बताओ, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं क्योंकि तुमने एक निजी विमान को उड़ान की योजना दर्ज किए बगैर उड़ने की इजाजत दी है। ट्रैफिक कंट्रोलर के शरीर में आतंक की लहर दौड़ गई। रुकिए प्लीज, इतना तो मैं आपको बता ही सकता हूँ कि सर ली अपने इलाज के सिलसिले में अक्सर इंग्लैंड आते जाते रहते हैं। केंट में बिगिन हिल पर उनका एक हैंगर है, लंदन के बाहरी हिस्से में। क्या आज रात भी वो बिगिन हिल गया है? ये मैं नहीं जानता, लेकिन संभावना वहीं की है। क्या उसके साथ कोई और लोग भी थे? मैं कसम खाकर कहता हूं सर कि ये जानने का मेरे पास कोई साधन नहीं है। हमारे ग्राहक कार लेकर सीधे अपने हैंगर तक जा सकते हैं और अपने मनमाफिक उसे लोड कर सकते हैं। उसमें कौन सवार हो रहा है कौन नहीं, ये जिम्मेदारी हवाई अड्डे के कस्टम ऑफिसर्स की होती है। अगर वे बिगिन हिल जा रहे हैं तो उन्हें वहां लैंड करने में कितना वक्त लगेगा? जी, उनका विमान करीब 6:30 के आसपास लैंड करेगा, अब से 15 मिनट बाद। फैश ने भौहें तानी और अपने एक आदमी की ओर मुड़ा। मेरे लिए एक गाड़ी मंगवाओ, मैं लंदन जा रहा हूं, और केंट की लोकल पुलिस से मेरी बात कराओ। ब्रिटिश MI5 से नहीं, मैं शोर शराबा नहीं चाहता, सिर्फ केंट लोकल। उनसे कहो कि मैं चाहता हूं कि टीबिंग के विमान को उतरने की इजाजत दी जाए और उसके बाद उसे टारमैक पर घेर लिया जाए। जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाता, किसी को भी विमान से उतरने ना दिया जाए। अध्याय 72। टीबिंग अभी भी विमान के पिछले हिस्से में था और लैंगडन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सोफी के साथ अकेले में वो बात करने का मन बनाया जो काफी देर से उसके दिमाग में थी। उसने कहा, मेरे ख्याल से अब मुझे किसी हद तक इस बात का कारण समझ में आ रहा है कि तुम्हारे दादा ने हम दोनों को एक साथ रखने की योजना क्यों बनाई होगी। मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात है जो वे चाहते थे कि मैं तुम्हें समझाऊं। क्या होली ग्रेल और मैरी मैगडलीन की हिस्ट्री काफी नहीं है? सोफी ने पूछा। बात को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बात को लेकर लैंगडन थोड़ा अनिश्चित था। वो बात है तुम दोनों के बीच का संबंध विच्छेद।
जिसके चलते तुम दोनों के बीच 10 सालों से कोई बातचीत नहीं हुई थी। मेरा ख्याल है कि उन्हें उम्मीद थी कि जिस चीज ने तुम दोनों को अलग कर दिया था, शायद मैं उसे तुम्हें समझाकर उसके बारे में तुम्हारी गलतफहमी को दूर कर पाऊं। लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बताया कि हम किस कारण से अलग हुए थे। लैंगडन ने उसे सावधानी से देखा। तुमने एक अनुष्ठान देखा था जो पवित्र समागम से संबंधित था, है कि नहीं? सोफी हैरान रह गई। तुम ये बात कैसे जानते हो? देखो सोफी, तुमने मुझसे ये कहा था कि तुमने ऐसा कुछ देखा था जिससे तुम्हें इस बात का यकीन हो गया था कि तुम्हारे दादा किसी गुप्त संस्था में शामिल थे, और तुमने जो कुछ भी देखा था उसने तुम्हें इतना विचलित कर दिया था कि तुमने उसके बाद से उनसे बात नहीं की थी। मैं गुप्त संस्थाओं के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तुमने क्या देखा था इसका अनुमान लगाने के लिए मुझे दा विंची जैसे दिमाग की जरूरत नहीं है। सोफी बर्फ की तरह जड़ थी। क्या वो घटना बसंत के मौसम की थी? लैंगडन ने पूछा। मैं यूनिवर्सिटी से वसंत की छुट्टियों में आई हुई थी। मैं अपने निर्धारित समय से कुछ दिन पहले ही आ गई थी। क्या वहां औरतें और मर्द दोनों मौजूद थे? सोफी की आंखें उमड़ पड़ने को हो रही थी। एक पल बाद उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। सफेद और काली पोशाकों में? उसने आंखें पोंछी और फिर से हाँ में सिर हिलाया। अब लग रहा था कि वो थोड़ा खुल रही थी। औरतें सफेद रेशमी गाउन पहने हुए थीं और सुनहरे जूते। पुरुषों ने काले कुर्ते और काले जूते पहन रखे थे। लैंगडन को अपनी भावनाओं को काबू में रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही थी, और फिर भी जो कुछ वो सुन रहा था उस पर उसे भरोसा नहीं हो रहा था। सोफी नेवू ने अनचाहे ही 2000 साल पुराने एक धार्मिक अनुष्ठान को अपनी आंखों के सामने संपन्न होते देख लिया था। उसने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, उन्होंने मुखौटे लगा रखे थे? हाँ, हर किसी ने एक जैसे। औरतों के चेहरे पर सफेद, मर्दों के चेहरे पर काले। लैंगडन ने इस अनुष्ठान का वर्णन पढ़ रखा था और इसकी रहस्यवादी जड़ों को अच्छी तरह समझता था। उसने कोमल स्वर में कहा, इसे हाइरोस गैमोस के नाम से जाना जाता है। ये कोई 2000 साल पुराना अनुष्ठान है। मिस्र के पुरोहित और पुरोहिताई ने स्त्री की प्रजनन शक्ति का जश्न मनाने के लिए इसे नियमित रूप से किया करते थे। अगर तुमने उसके अर्थ को समझने की सही तैयारी किए बिना उसे देख लिया था तो मैं कल्पना कर सकता हूं कि तुम्हें कितना बड़ा झटका लगा होगा। हाइरोस गैमोस का अर्थ है पवित्र विवाह। वो कोई भ्रष्ट आचरण नहीं है, वो एक बहुत ही पवित्र उत्सव है। ऐसा लगा जैसे उसके शब्दों ने अपना थोड़ा असर दिखाया। बहुत ही धीमे स्वर में सोफी ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उस रात जो कुछ हुआ था उसका बयान करते हुए वो खुद को अतीत की ओर बहता हुआ महसूस कर रही थी। उसने लैंगडन को बताया कि कैसे वो अपनी छुट्टियों से कुछ दिन पहले ही घर पहुंच गई थी। घर में किसी को ना पाकर पिछवाड़े में रखी दूसरी चाबी से गेट खोलकर कैसे वो अंदर घुसी थी। सुनसान घर की तलाशी लेते हुए, अपने नीचे से आती आवाजों को सुनते हुए और फिर एक गुप्त दरवाजे को पाते हुए एक एक कदम रखती धीरे धीरे वो पत्थर की सीढ़ियां उतरती हुई बेसमेंट की उस गुफा तक पहुंची थी। वो मिट्टी की गंध को महसूस कर पा रही थी, ठंडी और हल्की। वो मार्च का महीना था। सीढ़ियों के अंधेरे में से जहां वो छिपी हुई थी उसने बहुत से अजनबियों को नारंगी मोमबत्तियों की झिलमिलाहट में आगे पीछे झूलते और मंत्र बुदबुदाते हुए देखा था। औरतें और मर्द अलग अलग क्रम में थे, काले सफेद काले सफेद। औरतों के खूबसूरत रेशमी गाउन लहरा उठते जब वे अपने दाएं हाथों में थमे सोने के डंडों को ऊपर उठाती और एक साथ बोलती, मैं शुरुआत में तुम्हारे साथ थी, उस सब कुछ की भोर में जो पवित्र है। दिन की शुरुआत से पहले मैंने तुम्हें जन्म दिया। फिर औरतें उन डंडों को नीचा करती और हर कोई मानो भावों की समाधि की सी अवस्था में आगे पीछे झूलने लगता। उन्होंने एक गोला बना रखा था और वे केंद्र में रखी किसी चीज की परिक्रमा कर रहे थे। आवाजों की गति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, ऊंची और तेज। स्त्री जिसको तुम देख रहे हो वो प्रेम है, औरतों ने कहा। पुरुषों ने जवाब दिया, वो सनातन में निवास करती है। उनके मंत्रोच्चारण ने एक बार फिर तेज रूप ले लिया, गति पकड़ता हुआ, बहुत ही तेज कोलाहलपूर्ण, तेज रफ्तार वाला।
भाग लेने वाले सारे लोग अचानक अंदर की ओर बढ़े और अपने घुटनों पर झुक गए, और तब जाकर आखिरकार सोफी देख सकी कि उसकी निगाहें किस चीज पर टिकी हुई थीं। वृत्त के बीचों बीच एक सजी हुई वेदी पर एक आदमी लेटा हुआ था। उसने एक ही पल में पहचान लिया था कि वो उसके दादा थे। उन्होंने काला मुखौटा पहना हुआ था और वे एक सफेद मुखौटे वाली औरत के साथ समागम कर रहे थे। ये सारा दृश्य सोफी को एक बहुत ही तीव्र आघात पहुंचाने के लिए काफी था। मंत्रों की आवाजें अब बहुत तेज हो चुकी थीं। सोफी को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने अचानक महसूस किया कि वो बुरी तरह रो रही थी। वो मुड़ी और चुपचाप लड़खड़ाती हुई सीढ़ियां चढ़ गई, घर से बाहर निकली और अपनी कार में पेरिस वापस लौट आई। अध्याय 73। चार्टर्ड प्लेन मोनाको की झिलमिलाती रोशनियों के ऊपर से गुजर ही रहा था जब एरिंगारोसा ने दूसरी बार फैश का फोन सुनकर बात खत्म की। उसका सिर चकरा रहा था और उसे लग रहा था जैसे उसे अभी उल्टी होने वाली है। फैश के द्वारा दी गई ताजा सूचना समझ में आने वाली थी, फिर भी आज रात किसी चीज का कोई अर्थ नहीं रह गया था। ये आखिर हो क्या रहा था? हर चीज बेतहाशा गोल घूमती हुई बेकाबू होती चली गई थी। ये मैंने सिलास को किस चीज में उलझा दिया? कांपते पैरों से चलता हुआ एरिंगारोसा कॉकपिट तक पहुंचा। मैं अपने डेस्टिनेशन को बदलना चाहता हूं, उसने पायलट से कहा। पायलट हंस पड़ा। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मुझे तुरंत लंदन जाना है। फादर, ये एक चार्टर्ड प्लेन है, कोई टैक्सी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा। आप मुझे ये बताइए कि मुझे कितना देना होगा। लंदन नॉर्थ की तरफ सिर्फ 1 घंटे और आगे की दूरी पर है और आपको दिशा बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 10,000 यूरो इसी वक्त कैश। एरिंगारोसा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ऐसा कौन सा पादरी है जो इतनी रकम साथ लेकर चलता है? वो वापस अपने काली ब्रीफकेस तक पहुंचा, उसे खोला और उसमें से एक बेयरर बॉन्ड निकाल लिया। उसने वो पायलट को पकड़ा दिया। ये वेटिकन बैंक का 10,000 यूरो का बेयरर बॉन्ड है। ये कैश के ही बराबर होता है। पायलट ने सिर हिलाते हुए बॉन्ड वापस उसके हाथ पर रख दिया। सिर्फ कैश ही कैश होता है। देखो, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। प्लीज तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मेरा लंदन पहुंचना बहुत जरूरी है। पायलट ने बिशप की अंगूठी की ओर देखा। ये असली हीरे हैं? एरिंगारोसा ने अपनी अंगूठी की ओर देखा और कहा, ये मैं नहीं दे सकता। पायलट ने अपने कंधे झटक दिए और वापस अपनी गर्दन मोड़ ली। एरिंगारोसा ने एक गहराती हुई उदासी महसूस की। काफी देर तक अपनी अंगूठी को देखने के बाद आखिरकार उसने उसे अपनी उंगली से निकाला और पायलट के सामने रख दिया। वापस अपनी सीट पर जाकर बैठने के 15 सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि पायलट विमान को उत्तर की तरफ मोड़ रहा था। लेकिन फिर भी एरिंगारोसा का गौरव बर्बादी की हालत में था। इस सब की शुरुआत एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य से हुई थी, एक शानदार तरीके से तैयार की गई योजना। लेकिन अब ताश के पत्तों के महल की तरह वो अपने आप गिर रही थी और इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। अध्याय 74। लैंगडन साफ साफ देख रहा था कि सोफी हाइरोस गैमोस के उस अनुभव के बयान से अब भी हिली हुई थी। जहां तक उसका सवाल था, वो उसे सुनकर बहुत ही विस्मित था। सोफी ने न सिर्फ उस अनुष्ठान को उसके पूर्ण रूप में देखा था, बल्कि उसका अपना दादा उसका मुख्य अनुष्ठाता था, द प्रायरी ऑफ सायन का ग्रैंड मास्टर। मुझे पता नहीं मैं तुमसे और क्या कहूं, लैंगडन ने कोमल स्वर में कहा। सोफी की आंखों में पश्चाताप के आंसू चमक रहे थे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला था। लैंगडन उस भावावेग को पहचान रहा था जो बातचीत के दौरान उसकी आंखों में उभरता रहा था। वो बहुत ही गहरा पश्चाताप था। सोफी नेबू ने अपने दादा को त्याग दिया था और अब वो उन्हें एक अलग ही रोशनी में देख रही थी। बाहर तेजी से सुबह हो रही थी और सूरज की हल्की लाल आभा विमान के ऊपर फैल रही थी।
तभी टीबिंग खिले हुए चेहरे के साथ कोक के कई कैन और बिस्किट्स का एक डिब्बा लेकर उनके पास आ गया। वो सब उनके सामने रखते हुए उसने खाने की सीमित मात्रा को लेकर माफी मांगी। फिर उसने कहा, हमारा सन्यासी दोस्त अभी भी कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन हमें उसे वक्त देना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ आगे बढ़े या अभी वहीं अटके हो? फिर उसने सोफी की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे दादा हमसे यहां क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये कमबख्त कब्र का पत्थर आखिर है कहां पर? टेम्पलरों द्वारा पूजित। सोफी ने इनकार में सिर हिलाया और चुपचाप बैठी रही। टीबिंग एक बार फिर से उस कविता की लाइनों में डूब गया और लैंगडन एक कोक का कैन लेकर खिड़की की तरफ मुड़ गया। उसका दिमाग अभी भी उस गुप्त अनुष्ठान के दृश्यों और बिना सुलझी पहेलियों से भरा हुआ था। टेम्पलरों द्वारा पूजित कब्र के सिरहाने का पत्थर इसकी कुंजी है। उसने कोक की एक लंबी चुस्की ली। टेम्पलरों द्वारा पूजित कब्र के सिरहाने का पत्थर। विमान एक बार फिर जमीन के ऊपर से गुजर रहा था जब सहसा उसकी बुद्धि जाग उठी। उसने कोक को धप से नीचे रख दिया और उन लोगों की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम्हें यकीन नहीं होगा, टेम्पलार का कब्र का पत्थर, मैं समझ गया हूं कि यह असल में क्या है। टीबिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम जानते हो कि कब्र का पत्थर कहां पर है? नहीं, ये नहीं कि वो कहां पर है, बल्कि ये कि वो क्या है। सोफी और टीबिंग उत्सुकता से आगे को झुकाए। जल्दी बताओ वो क्या है। मुझे लगता है कि हम गलत दिशा में सोच रहे हैं। असल में कब्र के सिरहाने का पत्थर यानी हेडस्टोन असल में कब्र का पत्थर नहीं बल्कि पत्थर का सिर है। पत्थर का सिर? इस बात का क्या मतलब है? टीबिंग ने पूछा। देखो ली, धर्म परीक्षण के दौरान चर्च ने टेम्पलरों पर अनगिनत तरह के आरोप लगाए थे कि वे धर्म को नहीं मानते। ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है। उन आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है और उसी लिस्ट में नकली मूर्तियों की पूजा का आरोप भी शामिल था, है कि नहीं? खास तौर से चर्च ने टेम्पलरों पर यह आरोप लगाया था कि वे गुप्त रूप से ऐसे अनुष्ठान करते थे जिसमें वे नक्काशी वाले पत्थर के सिरों के सामने प्रार्थनाएं करते थे, यानी पेगन देवताओं की प्रार्थनाएं। टीबिंग जोर से बोल पड़ा, तुम्हारा मतलब बेफोमेट? ओह गॉड, तुमने बिल्कुल सही सोचा है रॉबर्ट। टेम्पलरों द्वारा पूजित पत्थर का सिर यानी हेडस्टोन। लैंगडन ने सोफी को जल्दी से समझाया कि बेफोमेट उर्वरता का एक पेगन देवता था जो सृजन की शक्ति से ताल्लुक रखता था। उसका सिर भेड़ या बकरे के सिर जैसा होता था। लेकिन पोप क्लीमेंट ने हर किसी के दिमाग में यह बात बिठा दी थी कि बेफोमेट का सिर असल में शैतान का सिर था। उसने बेफोमेट के सिर का इस्तेमाल टेम्पलरों के खिलाफ एक बड़े सबूत की तरह से किया था। सोफी ने कुछ सोचते हुए कहा, चलो ठीक है, अगर मान भी लिया जाए कि ये बेफोमेट टेम्पलरों द्वारा पूजित पत्थर का सिर है, तो फिर हमारे सामने एक नई परेशानी आ जाती है। बेफोमेट में 8 अक्षर हैं, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 5 की ही गुंजाइश है। इतना कहते हुए उसने क्रिप्टेक्स के डायल की ओर इशारा किया। टीबिंग खुलकर हंस पड़ा। मेरी प्यारी बच्ची, यही तो वो जगह है जहां पर एटबैश कोड काम में आएगा। अध्याय 75। लैंगडन काफी प्रभावित था। टीबिंग ने अपनी याददाश्त के सहारे अभी अभी हिब्रू की 22 अक्षरों की पूरी वर्णमाला लिख डाली थी। उसने हिब्रू लेटर्स की जगह उनके रोमन वर्जन्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी वो उनके सहारे अब उनका सही उच्चारण करते हुए पढ़ रहा था। अलिफ, बेट, गिमेल, डालेट, हेई, वाव, जैन, चैट, टैट, यूड, काफ, लेम्ड, मैम, नान, सामिक, आइन, पेई, जाडिक, कुफ, रैश, शिन और टाप। फॉर्मल हिब्रू स्पेलिंग्स में वॉवल्स को लिखा नहीं जाता, इसलिए जब हम हिब्रू वर्णमाला का इस्तेमाल करते हुए बेफोमेट शब्द को लिखेंगे तो उसमें से 3 वॉवल्स कम हो जाएंगे, जिसके बाद हमारे पास बचेंगे 5। टीबिंग ने अब फिर से लिखना शुरू किया। ये रही हिब्रू में बेफोमेट की सही स्पेलिंग। मैं बीच बीच में वो वॉवल्स भी लिख रहा हूं जो हमारे इस्तेमाल के नहीं हैं, ताकि तुम्हें ठीक से समझ आ जाए। और हाँ, ये ध्यान रहे कि हिब्रू आमतौर से राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है, लेकिन हम एटबैश का इस्तेमाल इस तरह से भी आसानी से कर सकते हैं।
अब हमें कुल मिलाकर यह करना है कि पहले पूरी वर्णमाला को सीधा लिखना है और फिर उसके साथ पूरी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखना है। सोफी ने टीबिंग से पेन लेते हुए कहा, इसका एक ज्यादा आसान तरीका और है। यह तरीका एटबैश समेत और सभी तरह की कोडिंग में काम आता है। यह मैंने रॉयल हॉलोवे में सीखी थी। इतना कहकर सोफी ने शुरू के आधे अक्षर बाएं से दाएं क्रम में लिखे और फिर उनके नीचे बाकी के आधे दाएं से बाएं क्रम में लिख दिए। टीबिंग ने उसकी बनाई टेबल पर एक नजर डाली और हंस दिया। यह तरीका बढ़िया है। यह देखकर खुशी हुई कि हॉलोवे के बच्चे अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। लैंगडन ने फुसफुसाते हुए कहा, हम इसके करीब पहुंच रहे हैं। वो अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पा रहा था। बस कुछ ही इंच और रॉबर्ट, टीबिंग ने कहा। तीनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। तो तैयार हो? बिल्कुल। ओके, तो हिब्रू में बैफोमेट यानी BAPHOMET की बिना वॉवल्स के स्पेलिंग होगी BPVMTH। अब हम इन अक्षरों को अपने 5 अक्षरों वाले पासवर्ड में बदलने के लिए इस पर एटबैश कोड लागू करके देखते हैं। लैंगडन का दिल जोर से धड़क रहा था। सूरज की धूप अब तेजी से खिड़कियों के अंदर आने लगी थी। उसने सोफी की तालिका की ओर देखकर धीरे धीरे उसे उल्टा करना शुरू किया। टीबिंग ऐसे हंस रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा क्रिसमस पर अपना मनचाहा तोहफा पाकर हंसता है। और एटबैश कोड हमें बताता है। इतना कहते कहते वो अचानक रुक गया। हे ईश्वर! उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। लैंगडन ने झटके से सिर उठाया। क्या हुआ? सोफी ने पूछा। तुम्हें इस पर यकीन नहीं होगा, खास तौर से तुम्हें सोफी। आप कहना क्या चाहते हैं? सोफी ने कहा। ये कमाल है, एकदम कमाल। टीबिंग ने फिर से कागज पर कुछ लिखा और बोला, ये रहा तुम्हारा पासवर्ड। उसने लिखा था SHVPYA। सोफी के माथे पर बल पड़ गए। ये क्या है और इसमें कमाल क्या है? लैंगडन को भी समझ में नहीं आया। टीबिंग का स्वर हैरानी से कांप रहा था। मेरे दोस्तों, ये असल में बुद्धिमानी के लिए इस्तेमाल में आने वाला एक प्राचीन शब्द है। लैंगडन ने उन अक्षरों को फिर से पढ़ा। बुद्धिमानी का एक प्राचीन शब्द मुक्त करता है इस पुलिंदे को। एक पल बाद ही वो उसे समझ गया। उसने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। बुद्धिमानी का एक प्राचीन शब्द। टीबिंग अब भी हंस रहा था। सोफी ने उस शब्द की ओर देखा और फिर डायल की ओर देखा। वो तुरंत समझ गई कि लैंगडन और टीबिंग एक बड़ी ही गंभीर गड़बड़ को देखने से चूक गए थे। उसने कहा, अरे रुकिए, ये पासवर्ड नहीं हो सकता। डायल पर SH कहीं नहीं है। उसमें तो रोमन स्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल किया गया है। लैंगडन ने आग्रह किया, शब्द को पढ़ो, 2 बातें दिमाग में रखो। हिब्रू भाषा में SH की आवाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चिन्ह का उच्चारण S की तरह भी किया जा सकता है, जैसे कि P अक्षर का उच्चारण फ की तरह भी हो सकता है। तो तुम्हारा मतलब है ये शब्द है SVFYA? सोफी ने हैरान होते हुए पूछा। बहुत बढ़िया। और अब ये भी जान लो कि VAV अक्षर अक्सर O स्वर की ध्वनि की जगह ले लेता है। सोफी ने एक बार फिर उन अक्षरों को देखा और उनका उच्चारण करने की कोशिश की। सोफिया, सोफिया। उसने अपनी आवाज को सुना और वो खुद यकीन नहीं कर सकी कि उसके मुंह से क्या निकला था। सोफिया, इसकी स्पेलिंग सोफिया है। लैंगडन पूरे उत्साह से हामी भरता हुआ सिर हिला रहा था। हाँ, ग्रीक भाषा में सोफिया का शब्दशः अर्थ होता है बुद्धिमानी यानी प्रज्ञा। तुम्हारे नाम सोफी का स्रोत हूबहू प्रज्ञा का शब्द है। सोफी को अचानक बुरी तरह अपने दादा की याद आने लगी। उन्होंने प्रायरी के कीस्टोन का कोड मेरे नाम से बनाया था। उसका गला रूंध गया। ये एकदम सही जान पड़ता था, लेकिन फिर उसने जैसे ही क्रिप्टेक्स के 5 अक्षरों वाले डायल की ओर अपनी नजर घुमाई, उसे एहसास हुआ कि एक समस्या अब भी मौजूद थी। रुकिए, सोफिया शब्द में तो 6 अक्षर हैं, SOPHIA।
टीबिंग की मुस्कुराहट जरा भी कम नहीं हुई। एक बार फिर से कविता की तरफ देखो। तुम्हारे दादा ने लिखा है बुद्धिमानी का एक प्राचीन शब्द, और प्राचीन ग्रीक भाषा में इस शब्द की स्पेलिंग होती है SOFIA। अध्याय 76। सोफी ने जैसे ही क्रिप्टेक्स को अपनी गोद में रखकर उसके अक्षरों को डायल करना शुरू किया, वो जबरदस्त उत्तेजना से भर उठी। बुद्धिमानी का एक प्राचीन शब्द मुक्त करता है इस पुलिंदे को। उसकी ओर देखते हुए लैंगडन और टीबिंग की सांसें थमी हुई थी। SOFIA। सोफी ने अंतिम डायल को भी मिला दिया। अब मैं इसे खींचने वाली हूं, उसने धीरे से कहा। सिरके का ध्यान रखना, लैंगडन ने फुसफुसाते हुए कहा। ज्यादा जोर मत लगाना। सोफी अपनी हथेलियों को सिलेंडर के सिरों पर लपेट रही थी और टीबिंग और लैंगडन झुके हुए देख रहे थे। कोड वर्ड की गुत्थी सुलझाने की उत्तेजना में सोफी करीब करीब ये भूल ही गई थी कि वे उसके अंदर किस चीज के मिलने की उम्मीद कर रहे थे। ये प्रायरी कीस्टोन है। टीबिंग के मुताबिक इसमें होली ग्रेल का नक्शा मौजूद था, जो मैरी मैग्डलीन के मकबरे और सैंग्रियाल खजाने के ऊपर से पर्दा हटाने वाला था। रहस्यमय सत्य के चरम रूप से बेशकीमती खजाने के ऊपर से। पत्थर की उस ट्यूब को पकड़ते हुए सोफी ने दोबारा से चेक किया कि सारे अक्षर सही ढंग से मिले हुए थे या नहीं। इसके बाद उसने धीरे से खींचा। कुछ भी नहीं हुआ। उसने हल्की सी और ताकत लगाई। अचानक किसी सुघड़ टेलीस्कोप की भांति पत्थर खिसक कर बाहर आ गया और उसका वजनी हिस्सा अलग होकर उसके हाथ में आ गया। लैंगडन और टीबिंग अपने पैरों पर करीब करीब उछल ही पड़े। सोफी ने ढक्कन को मेज पर रखकर अंदर झांक कर देखने के लिए सिलेंडर के सिरे को ऊपर की ओर मोड़ा तो उसके दिल की धड़कनें चरम पर पहुंच गईं। उसके अंदर एक लिपटी हुई फेहरिस्त थी। लिपटे हुए कागज के खोल में झांकते हुए सोफी ने देखा कि वो एक सिलेंडर नुमा चीज के इर्द गिर्द लिपटा हुआ था। उसके हिसाब से ये सिरके की शीशी ही हो सकती थी। हालांकि ये अजीब सी बात थी कि सिरके के चारों ओर लिपटा वो कागज आमतौर से इस्तेमाल में लाया जाने वाला भोजपत्र नहीं था, बल्कि चर्मपत्र था। ये कुछ अजीब सी बात है, उसने सोचा। भेड़ की खाल का चर्मपत्र सिरके को सोख नहीं सकता। उसने एक बार फिर चर्मपत्र के बीच की खाली जगह में झांक कर देखा और पाया कि बीच की वो चीज सिरके की शीशी थी ही नहीं, वो तो कोई और ही चीज थी। क्या हुआ? कागज को बाहर निकालो जल्दी, टीबिंग ने कहा। सोफी ने लिपटे हुए चर्मपत्र के साथ उस चीज को भी बाहर खींचा जिसके इर्द गिर्द वो लिपटा हुआ था। ये भोजपत्र नहीं है, ये तो बहुत भारी लग रहा है, लैंगडन ने कहा। जानती हूं, ये गद्दी है। किस चीज के लिए? सिरके की बोतल के लिए? नहीं। सोफी ने एक ठंडी सांस ली, उसे खोला और उसके अंदर जो चीज लिपटी हुई थी उसे उनके सामने रख दिया। इसके लिए। जब लैंगडन ने उस चर्मपत्र के अंदर रखी हुई चीज को देखा तो उसका दिल धक से रह गया। टीबिंग भी माथे पर हाथ मारते हुए धप से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। भगवान भला करे, तुम्हारे दादा वाकई बहुत ही बेरहम थे। लैंगडन हैरानी से ताक रहा था। मैं देख रहा हूं कि इस काम को आसान बनाने का सोनिया का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा है। मेज पर उनके सामने एक और क्रिप्टेक्स रखा हुआ था, पहले वाले से छोटा। ये काले पत्थर से बना था। इसे पहले क्रिप्टेक्स के अंदर छिपा कर रखा गया था। दोहरेपन के प्रति सोनिया का लगाव। 2 क्रिप्टेक्स, हर चीज जोड़े में। लैंगडन ने एक ठंडी सांस लेते हुए हाथ बढ़ाकर उस छोटे क्रिप्टेक्स को उठा लिया। ये पहले जैसा ही दिख रहा था, सिवाय इसके कि इसका आकार पिछले वाले से आधा था और ये काला था। उसने इसके अंदर भी वही परिचित गुड़गुड़ाहट सुनी। जाहिर था कि जिस शीशी के अंदर उन्होंने सिरके की आवाज सुनी थी, वो असल में इस छोटे क्रिप्टेक्स के अंदर थी। चर्मपत्र को अपनी ओर खिसकाते हुए टीबिंग ने कहा, चलो जो भी हो, लेकिन कम से कम ये तो है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। लैंगडन ने चमड़े की उस मोटी पट्टी को गौर से देखा। उसके ऊपर 4 पंक्तियों का एक पद लिखा हुआ था, फिर वही आयम्बिक 5 पदों वाला छंद। ये पद भी गूढ़ भाषा में ही था, लेकिन पहली ही लाइन पढ़ने के बाद लैंगडन को एहसास हो गया कि ब्रिटेन आने की टीबिंग की योजना के अच्छे नतीजे निकलने वाले थे। कविता की पहली लाइन थी,
लंदन में लेटा है एक नाइट, एक पोप के द्वारा दफनाया गया। कविता का बाकी हिस्सा साफ तौर पर संकेत करता था कि इस दूसरे क्रिप्टेक्स को खोलने का पासवर्ड नाइट की इस कब्र पर जाने के बाद ही मिल सकता था, जो शहर में कहीं पर मौजूद थी। लैंगडन उत्तेजित मुद्रा में टीबिंग की ओर मुड़ा। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि यह कविता किस नाइट की ओर इशारा कर रही है? टीबिंग हंस दिया। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये मैं ठीक ठीक जानता हूं कि हमें किस चर्च के तहखाने में छानबीन करनी चाहिए। ठीक उसी पल उनसे 15 मील दूर केंट पुलिस की 6 कारें बिगिन हिल एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट की दिशा में सड़कों पर भाग रही थीं। अध्याय 77। लेफ्टिनेंट कोल ने टीबिंग के फ्रिज से मिनरल वाटर की एक बोतल निकाली और वापस बैठक में आ गया। फैश के साथ लंदन जाने की बजाय वो यहां पर पीटीएस टीम की देखभाल कर रहा था, जो पूरे शैटो विलेट में फैली हुई थी। अब तक जो भी सबूत उनके हाथ लगे थे वो किसी काम के नहीं थे। फर्श में धंसी हुई बंदूक की एक गोली, एक कागज जिस पर बहुत सारे संकेत चिन्हों के साथ साथ चाकू और प्याला शब्द लिखे हुए थे, और खून से भीगा एक कांटों वाला पट्टा जिसके बारे में पीटीएस ने कोल को बताया था कि उसका संबंध ओपस डेई से था। कोल उकताया हुआ सा बैठा था कि तभी एक गुप्तचर ने वहां झांका और कहा, लेफ्टिनेंट, स्विच बोर्ड पर कैप्टन फैश के लिए एक जरूरी मैसेज है, लेकिन वे लोग उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्या आप बात करना चाहेंगे? कोल ने फोन उठाया। ये आंद्रे वेहने था, जो काफी तनाव में था। उसने कहा, कैप्टन फैश ने मुझे कहा था कि वे मुझे कॉल करेंगे, लेकिन अब तक मुझे उनकी ओर से कोई कॉल नहीं आई है। कैप्टन काफी बिजी हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? कोल ने पूछा। उन्होंने मुझे कहा था कि आज रात जो भी होगा मुझे उसकी बराबर जानकारी मिलती रहेगी। एक पल के लिए कोल को लगा कि वो उस आवाज को पहचानता है, लेकिन नाम उसे याद नहीं आया। देखिए मिस्टर वेहने, मैं फिलहाल पेरिस की जांच पड़ताल का काम देख रहा हूं। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कोल है। ये बात सुनते ही दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर उधर से आवाज आई, मेरा कोई दूसरा फोन आ रहा है लेफ्टिनेंट, मैं आपको बाद में फोन करता हूं। और फोन कट गया। कोल कई पलों तक रिसीवर थामे खड़ा रहा और तब जाकर उसे समझ में आया। उसे वो आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही थी। वो उस ट्रक के ड्राइवर की आवाज थी, वो नकली रोलेक्स वाला। अब कोल को समझ में आया कि उसने फोन इतनी जल्दी क्यों काट दिया था। वहने को लेफ्टिनेंट कोल का नाम शायद याद रह गया होगा, उस अधिकारी का नाम जिससे उसने आज रात सफेद झूठ बोला था। उसने फौरन इंटरपोल को फोन लगाया और उनसे आग्रह किया कि उसको डिपॉजिटरी बैंक ऑफ ज्यूरिख और उसके अध्यक्ष आंद्रे वेहने के बारे में जो भी छोटी से छोटी जानकारी मिल सके उसे बताएं। अध्याय 78। आप लोग सीट बेल्ट लगा लें प्लीज, हम 5 मिनट में लैंड करने वाले हैं, टीबिंग के पायलट ने ऐलान किया। टीबिंग अपनी सीट से खड़ा हुआ और दूर केबिन के सिरे तक गया। वहां बनी अलमारी को खोला और उसमें से 2 पासपोर्ट निकाल लिए। ये मेरे और रेमी के दस्तावेज। उसके बाद उसने 50 पाउंड के नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकाली, और ये दस्तावेज तुम दोनों के लिए। सोफी के चेहरे पर भय दौड़ गया। रिश्वत नहीं, प्रैक्टिकलिटी। एग्जीक्यूटिव एयरफील्ड कुछ छूटें देते हैं। एक अंग्रेज कस्टम ऑफिसर मेरे हैंगर पर मेरा स्वागत करेगा और विमान में चढ़ने के लिए कहेगा। उसे अंदर आने की इजाजत देने की बजाय मैं उससे ये कहूंगा कि मैं एक बहुत ही फेमस फ्रेंच औरत के साथ सफर कर रहा हूं, जो चाहती है कि उसके इंग्लैंड में होने की खबर किसी को ना लगे, प्रेस के झमेलों के कारण। और फिर मैं उस ऑफिसर को उसकी समझदारी के लिए उदारतापूर्ण एक बड़ी सी टिप दूंगा। लैंगडन हैरान था, और वो ऑफिसर वो टिप ले लेगा? हर किसी से नहीं लेते, लेकिन मुझसे लेते हैं, क्योंकि ये लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, और भगवान की कृपा से मैं कोई हथियारों का व्यापारी या स्मगलर नहीं हूं। मुझे नाइट की उपाधि मिली है। इस बात की अपनी कुछ खास सहूलियतें हैं भाई। रेमी उनके पास आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में हैकलर कॉश पिस्तौल थी। सर, मेरे लिए क्या आदेश है? टीबिंग ने अपने नौकर की ओर नजर डाली। जब तक हम लोग लौटते नहीं हैं, तब तक मैं तुम्हें यहीं विमान में अपने मेहमान के पास छोड़कर जाने वाला हूं। हम उसे पूरे लंदन में घसीटते नहीं फिर सकते। सोफी के चेहरे पर संदेह का भाव था।
कहीं हमारे लौटने से पहले ही फ्रेंच पुलिस आपके प्लेन तक पहुंच गई तो? टी-बिंग बच्चों की तरह हंस पड़ा। वाह, और जरा उनकी हैरानी की कल्पना करो कि वो यहां पहुंचे और उसमें रेमी को सवार पाए। सोफी उसके लापरवाह रवैये से हैरान थी। सर ली, आप एक बंधक को रस्सियों में जकड़कर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। टी-बिंग ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, और उतने ही गंभीर मेरे वकील भी हैं। ये जानवर मेरे घर में घुस आया और इसने मुझे करीब करीब मार ही डाला था। मुझे अपनी रक्षा करने का हक है कि नहीं? लेकिन तुम भी तो उसे बांधकर विमान में लादकर लंदन लेकर आए हो। टी-बिंग ने अपना दायां हाथ ऊपर किया और अदालत में शपथ लेने की नकल करते हुए कहने लगा, योर ऑनर, एक सन की बूढ़े नाइट को ब्रिटेन की अदालती व्यवस्था को लेकर उसके मूर्खतापूर्ण पूर्वाग्रह के लिए माफ करें। मुझे इस बात का पूरा एहसास था कि मुझे फ्रेंच ऑफिसर्स के सामने गुहार लगानी चाहिए थी, लेकिन मैं एक नकचढ़ा हूं और मुझे उन फ्रेंच ऑफिसर्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है मिलॉर्ड कि वो उचित तरीके से मेरा मुकदमा चलाएंगे। इस आदमी ने करीब करीब मेरी हत्या ही कर दी थी और इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि अपने नौकर पर दबाव डालकर इसे इंग्लैंड लाने में मैंने उसकी मदद ले ली। मैं बहुत ही तनाव में था मिलॉर्ड। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन आप ही बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया? उसकी इस नौटंकी पर सोफी या लैंगडन कुछ कहते उससे पहले ही पायलट ने पुकारा, सर, टॉवर से अभी अभी संदेश आया है। आपके हैंगर के करीब मेंटेनेंस की कोई प्रॉब्लम है और वे चाहते हैं कि प्लेन को सीधे टर्मिनल पर ले जाया जाए। टी-बिंग करीब 10 सालों से बिगिन हिल की उड़ान भरता आ रहा था और ऐसा पहली बार हो रहा था। क्या उन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम है? कंट्रोलर बहुत साफ बात नहीं कर रहा था सर। पंपिंग स्टेशन पर पेट्रोल लीक जैसी कोई बात उसने कही। उसने मुझे टर्मिनल के सामने पार्क करने को कहा है और यह भी कहा है कि अगली सूचना तक विमान से कोई नीचे ना उतरे। ये सुरक्षा संबंधी एक सावधानी है। जब तक हमें एयरपोर्ट के ऑफिसर से हरी झंडी नहीं मिल जाती, तब तक हमें विमान से नहीं उतरना है। टी-बिंग को कुछ संदेह हुआ। ये सारी बातें उसे बनावटी लग रही थी। पंपिंग स्टेशन उसके हैंगर से अच्छा खासा आधा मील दूर था। रेमी भी चिंतित था। सर, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, कुछ गड़बड़ लगती है। टी-बिंग लैंगडन और सोफी की ओर मुड़ा और बोला, दोस्तों, मुझे ये बहुत ही दुखद संदेह हो रहा है कि हमारी मुलाकात कुछ अनचाहे लोगों से होने वाली है। लैंगडन के चेहरे पर निराशा उभर आई। लगता है फैश अभी भी यही मान रहा है कि खून मैंने ही किया है। टी-बिंग का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। फैश चाहे जो भी सोचता हो, लेकिन हम लोगों के लिए तुरंत हरकत में आना जरूरी है। हम अपने असल लक्ष्य से अपना ध्यान नहीं हटा सकते। हम ग्रेल के इतना करीब पहुंच चुके हैं। लैंगडन ने थोड़े दुखी स्वर में उसे कहा, ली, मुझे लगता है कि मुझे खुद को पुलिस के हाथों में सौंप देना चाहिए और इस झमेले से कानूनी ढंग से निपटना चाहिए। कम से कम तुम लोगों को तो तकलीफ नहीं होगी। ओह, फॉर गॉड सेक रॉबर्ट, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो हम बाकी के लोगों को ऐसे ही छोड़ देंगे? मैं अभी अभी तुम्हें गैर कानूनी ढंग से इस प्लेन में लेकर आया हूँ। मिस नेवू ने लुव्र से भागने में तुम्हारी मदद की है और हमारे साथ विमान के पिछले हिस्से में रस्सियों से बंधा एक आदमी है। इस वक्त हम सब इसमें पूरी तरह से धंसे हुए हैं। क्या किसी दूसरे हवाई अड्डे तक जाना क्या किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाना पॉसिबल है? सोफी ने पूछा। टी-बिंग ने इनकार में सिर हिलाया। अगर हम अभी वापस हो जाते हैं तो जब तक हमें किसी दूसरी जगह से निकासी की इजाजत मिलेगी, तब तक हमारे स्वागत दल में सेना के टैंक और लड़ाकू विमान भी शामिल हो चुके होंगे। सोफी का मुंह लटक गया। टी-बिंग समझ गया कि अगर वे लोग ग्रेल के मिलने तक ब्रिटेन के ऑफिसर्स से टकराव का कोई भी मौका टालना चाहते थे, तो उन्हें तत्काल कोई दुस्साहसिक कार्रवाई करने की जरूरत थी। उसने कॉकपिट की तरफ बढ़ते हुए कहा, मुझे 1 मिनट का टाइम दो। तुम क्या कर रहे हो? सौदे की मुलाकात, टी-बिंग ने कहा। इस वक्त वो ये सोच रहा था कि एक बहुत ही नाजायज किस्म की चालबाजी के लिए पायलट को राजी करने के लिए उसे उसको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। अध्याय 79।
बिगिन हिल एयरपोर्ट का एग्जीक्यूटिव सर्विस ऑफिसर, जिसका नाम था सिमोन एडवर्ड्स, कंट्रोल टावर पर तेजी से चहलकदमी करता हुआ बारिश से भीगे रनवे को देख रहा था। उसे शनिवार की सुबह जल्दी जगा दिया जाना कभी पसंद नहीं था, लेकिन ये तो खास तौर से बुरा था कि उसे अपने सबसे बड़े क्लाइंट की गिरफ्तारी के लिए बुलाया गया था। सर ली टीबिंग बिगिन हिल पर अपने एक निजी हैंगर के लिए अच्छी खासी मोटी रकम भुगतान करता था। इसके अलावा वो अपने नियमित आने जाने के लिए हर लैंडिंग की फीस का भी भुगतान करता था। टीबिंग को बिगिन हिल वो सब कुछ उपलब्ध कराता था जिसकी उसे जरूरत थी, और बदले में वो खुद और उसके कर्मचारी मोटा प्रॉफिट कमाते थे। हॉकर अब आसमान में काफी नीचे आ चुका था और दाईं तरफ के पेड़ों के ऊपर उड़ रहा था। सिमोन विमान को हवाई पट्टी पर उतरते देखने के लिए सीढ़ियों से नीचे आ गया। केंट की लोकल पुलिस सबकी नजरों से छुपकर तैयार खड़ी थी। दूर रनवे पर हॉकर अपनी नाक के बल झुका और उसके टायरों ने हल्के से धुएं के साथ जमीन को छुआ। विमान की रफ्तार कुछ धीमी हुई और वो टर्मिनल के सामने तेजी से दौड़ा। लेकिन ये क्या, ब्रेक लगाने और टर्मिनल में मुड़ने के बजाय जेट बड़े ही आराम से वहां से आगे निकल गया और दूर स्थित टीबिंग के हैंगर की दिशा में बढ़ने लगा। पुलिस वाले उछल पड़े और एडवर्ड की ओर देखने लगे। आपने तो कहा था कि पायलट टर्मिनल पर आने को राजी है। एडवर्ड हैरान था। हाँ, उसने मुझसे यही कहा था, लेकिन ये कर क्या रहा है? कुछ ही सेकंड में पुलिस की कार टीबिंग के हैंगर की ओर दौड़ रही थी, जिसमें एडवर्ड भी बैठा हुआ था। पुलिस का दल अभी 500 गज की दूरी पर रहा होगा जब तक टीबिंग का हॉकर धीरे धीरे सरकता हुआ अपने हैंगर में घुसा और नजरों से ओझल हो गया। कुछ ही पल बाद पुलिस की कार हैंगर के खुले दरवाजे तक पहुंचकर झटके से रुकी और पुलिस वाले बंदूकें ताने बाहर आ गए। एडवर्ड भी कूदकर बाहर आ गया। हॉकर का इंजन अभी भी चालू था और वो बाद के प्रस्थान की तैयारी के लिए अपनी जगह बना रहा था। जैसे ही विमान ने अपना 180 डिग्री का घुमाव पूरा किया, पायलट ने विमान को अंतिम रूप से रोक दिया और इंजन को बंद कर दिया। पुलिस धड़धड़ाती हुई अंदर घुस पड़ी। कुछ पल बाद विमान का निकास द्वार खुला और ली टीबिंग दरवाजे पर खड़ा नजर आया। इतने सारे पुलिस वालों को अपनी ओर बंदूकें ताने खड़े देख उसने सिमोन से पूछा, क्या हुआ सिमोन? जिस दौरान मैं बाहर था उस दौरान क्या मैंने पुलिसकर्मियों की कोई लॉटरी जीत ली है? वो परेशान होने की जगह हैरान दिखाई दे रहा था। सिमोन हकलाता हुआ आगे बढ़ा। गुड मॉर्निंग सर, इस सब गड़बड़ के लिए मैं माफी चाहता हूँ। पास में पेट्रोल लीक हो रहा था और आपके पायलट ने कहा कि वो टर्मिनल पर आ रहा है। हाँ, मैंने ही उससे वहां की बजाय यहाँ आने को कहा था। मेरा एक अपॉइंटमेंट है और मुझे उसके लिए लेट हो रहा है। मैं इस हैंगर के लिए पेमेंट करता हूँ, और पेट्रोल लीक की ये बात मुझे बेकार की बकवास लग रही थी। माफ कीजिए सर, आज आप अचानक आए हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम के हिसाब से नहीं आया हूँ। पिछली बार डॉक्टर ने जो मुझे दवाई दी थी उससे मेरी तकलीफ कम होने की बजाय बढ़ गई, तो मैंने सोचा दिखाऊं। पुलिस वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। केंट के चीफ इंस्पेक्टर ने आगे आते हुए कहा, सर, आप अभी करीब आधा घंटे विमान पर ही सवार रहे। माफ कीजिए, लेकिन यह नामुमकिन है, टीबिंग ने कहा। मेरा डॉक्टर से मिलने का टाइम पहले से ही फिक्स है, मैं उसमें देरी नहीं कर सकता। इतना कहने के साथ वो सीढ़ियां भी उतरता जा रहा था। चीफ इंस्पेक्टर थोड़ा आगे आया और उसने कहा, देखिए, मैं यहाँ फ्रेंच जुडिशियल पुलिस के ऑर्डर पर मौजूद हूँ। उनका कहना है कि आप इस प्लेन में कानून से भागे हुए लोगों को लेकर आ रहे हैं। टीबिंग कुछ देर तक इंस्पेक्टर की ओर देखता रहा और फिर जोर से हंस पड़ा। ओहो, क्या ये कोई वो छिपे हुए कैमरे वाला प्रोग्राम चल रहा है? बहुत अच्छा। चीफ इंस्पेक्टर जरा भी विचलित नहीं हुआ। यह मामला गंभीर है सर। फ्रेंच पुलिस का यह भी कहना है कि आपने अपने प्लेन में किसी को बंधक बनाकर रखा हुआ है। सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर दरवाजे में टीबिंग का नौकर रेमी प्रकट हुआ। उसने कहा, आपका कहना सही है इंस्पेक्टर। मैं सर ली के लिए काम करते हुए बंधक जैसा ही महसूस करता हूं। इन्होंने मुझे पूरे 10 सालों से बंधक बनाकर ही रखा हुआ है। फिर उसने अपने मालिक से कहा, मालिक, हमें बहुत देर हो रही है। उसने हैंगर के दूर कोने में खड़ी आलीशान लंबी जैगुआर कार की ओर इशारा किया। काले रंग की उस कार में धुंधले शीशे लगे हुए थे और उसके टायरों के चारों तरफ सफेद धारियां थीं।
मैं आपकी कार लेकर आता हूं। इतना कहकर वो सीढ़ियां उतरने लगा। इंस्पेक्टर ने उसे रोक दिया। माफ कीजिए, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। अपने विमान में वापस लौट जाइए। आप दोनों। फ्रेंच पुलिस के ऑफिसर अभी आते ही होंगे। टीबिंग ने सिमोन की तरफ देखा। सिमोन, ये सब बहुत ही बेहुदा है। हमने किसी को अपने प्लेन में नहीं बिठा रखा है। रेमी, मेरा पायलट और मैं, हम 3 ही लोग हैं हमेशा की तरह। क्या आप मेरे लिए यह काम कर सकते हैं? जाइए और प्लेन में एक नजर डालिए और इनको आकर बताइए कि वो खाली है। आप नहीं जाएंगे। चीफ इंस्पेक्टर ने उसे रोक दिया। वो अच्छी तरह से जानता था कि इतनी मोटी मुर्गी के लिए सिमोन बहुत आसानी से झूठ बोल सकता था। उसने कहा, अगर ऐसा है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। टीबिंग ने इनकार में सिर हिला दिया। आप नहीं जाएंगे इंस्पेक्टर, ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जब तक आपके पास तलाशी का वारंट नहीं हो, आप मेरे प्लेन से दूर ही रहेंगे। तो फिर मैं आपको यहां से जाने नहीं दे सकता, इंस्पेक्टर ने कहा। अब टीबिंग का धैर्य जवाब दे गया। उसने सख्त स्वर में कहा, माफ करना इंस्पेक्टर, लेकिन मेरे पास तुम्हारे इन बकवास खेलों में उलझने का टाइम नहीं है। मुझे देर हो रही है और मैं जा रहा हूं। अगर मुझे रोकना तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है तो तुम्हें मेरे ऊपर गोली चलानी होगी। इतना कहकर टीबिंग और रेमी इंस्पेक्टर के पीछे मुड़े और हैंगर के कोने में खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गए। इंस्पेक्टर का मन किया कि उस लंगड़े आदमी के मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ दे। ये विशेष सुविधाओं वाले लोग अपने आप को हमेशा कानून से ऊपर समझते थे। वो मुड़ा और उसने टीबिंग को चेतावनी दी, रुक जाइए वरना मैं सचमुच गोली चला दूंगा। चला दो। टीबिंग पर कोई असर नहीं हुआ। मेरा वकील नाश्ते के लिए तुम्हारे जिगर और तिल्ली को पकाएगा। अगर बिना वारंट के मेरे प्लेन में घुसने की कोशिश की तो उसके बाद तुम्हारे भेजे का नंबर होगा। इस तरह की धौंस और शक्ति प्रदर्शन इंस्पेक्टर के लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, इनको रोको, मैं विमान की तलाशी ले रहा हूं। उसके आदमी दौड़े और उन्होंने टीबिंग और रेमी को कार के पास जाने से रोक दिया। ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है इंस्पेक्टर। अगर तुम विमान में चढ़े तो बहुत पछताओगे। इंस्पेक्टर ने उसकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए अपनी पिस्तौल संभाली और विमान के दरवाजे की ओर चल पड़ा। उसे पूरा यकीन था कि उसे अंदर कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है, लेकिन जब वो अंदर घुसा तो हैरान रह गया। पायलट के अलावा पूरे प्लेन में कोई नहीं था। उसने फुर्ती से बाथरूम, कुर्सियों और सामान रखने के इलाके की जांच की, लेकिन उसे इंसान तो दूर किसी इंसान के वहां होने का कोई चिन्ह तक नहीं मिला। उसकी सांस जैसे गले में अटक गई। शिट, ये कमबख्त बेजू फैश आखिर क्या सोच रहा था? शायद टीबिंग सच ही कह रहा था। उसकी नौकरी तो अब गई समझो। बाहर आकर उसने धीमे स्वर में अपने आदमियों से कहा, उनको जाने दो, हमें गलत सूचना मिली थी। टीबिंग की आंखें आग उगलती दिखाई दे रही थी। मेरे वकील के फोन का इंतजार करना इंस्पेक्टर, और आगे के लिए यह भी नोट करके रखना कि फ्रेंच पुलिस पर जिंदगी में कभी भरोसा मत करना। इसी के साथ टीबिंग के नौकर ने कार का पिछला दरवाजा खोला और अपने अपाहिज मालिक की मदद करते हुए उसे पीछे की सीट पर बिठा दिया। फिर वो स्टीयरिंग पर जा बैठा और उसने इंजन को चालू कर दिया। जब जैगुआर विमानशाला के बाहर निकली तो पुलिसकर्मी तितर बितर हो गए। एयरपोर्ट से तेजी से भागती कार की पिछली सीट से टीबिंग चहका, बहुत अच्छा नाटक किया तुमने रेमी। 10 साल से मुझे मेरे मालिक ने बंधक बना रखा है। वाह, मजा आ गया। फिर उसने कार के फर्श की ओर नजरें डाली और कहा, सब लोग आराम से तो हैं? लैंगडन ने कमजोर ढंग से सिर हिलाया। वो और सोफी अभी भी कार के फर्श पर उस एल्बिनो इंसान के बगल में बैठे थे जिसके हाथ, पैर और मुंह बंधे हुए थे। कुछ ही पलों पहले जब हॉकर उस वीरान हैंगर में घुस रहा था तो मुड़ता हुआ वो बीच रास्ते में रुका था और उसके दरवाजे से रेमी फुर्ती से बाहर निकल कर आया था। जिस दौरान पुलिस तेजी से हैंगर की ओर बढ़ती आ रही थी, लैंगडन और सोफी ने उस सन्यासी को सीटों के बीच से घसीटते हुए लाकर उस विशाल कार की ओट में जमीन पर लापटका था। इसके बाद जेट का इंजन फिर से गुर्राने लगा था और उसने जमीन पर घूमते हुए अपना चक्कर पूरा किया था, जिस दौरान पुलिस की कारें हैंगर के पास आकर रुकी थी।
और अब जब वो लंबी लिमुजिन कार केंट की ओर तेजी से चल पड़ी थी तो लैंगडन और सोफी सन्यासी को वहीं फर्श पर बंधा छोड़कर पीछे की सीट पर बैठ गए। टीबिंग ने उन दोनों की ओर बड़ी ही शातिर मुस्कुराहट के साथ देखा और अपनी बाईं आंख दबा दी। कैसी रही? लाजवाब, लैंगडन ने कहा। टीबिंग ने लिमुजिन के बाहर की छोटी सी अलमारी को खोला और कहा, क्या मैं तुम लोगों के लिए कोई ड्रिंक्स पेश करूं? खाने के लिए कुछ हल्का फुल्का, क्रिप्स, काजू, सेल्ट्जर। सोफी और लैंगडन दोनों ने सिर हिलाकर मना कर दिया। अध्याय 80। फ्लीट स्ट्रीट। लैंगडन ने लिमुजिन की पिछली सीट पर बैठे टीबिंग को देखते हुए पूछा, फ्लीट स्ट्रीट पर किसी चर्च का तहखाना है? ली अब तक मजाकिया ढंग से इस बात को छिपाए रहा था कि उसके मुताबिक वो कौन सी जगह थी जहां उनको वो नाइट का मकबरा मिलने वाला था। टीबिंग हंस दिया और सोफे की ओर मुड़ा। मिस नेवू, जरा हार्वर्ड के इस लड़के को एक बार फिर से वो कविता दिखाओगी? सोफी ने अपनी जेब टटोली और काले क्रिप्टेक्स को बाहर निकाल लिया। शीशम के बक्से को और बड़े क्रिप्टेक्स को सबने मिलकर विमान के सेफ में ही छोड़ देने का निश्चय किया था। सोफी ने लिपटे हुए चर्म पत्र को खोला और लैंगडन को दे दिया। लैंगडन ने उस कविता को यूं तो जेट के सफर के दौरान कई बार पढ़ा था, लेकिन वो उसमें से किसी खास जगह की जानकारी हासिल नहीं कर सका था। अब जब उसने उन शब्दों को फिर से पढ़ा तो उसने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता और सावधानी से समझने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि अब जबकि वो जमीन पर था तो शायद उससे कोई ज्यादा साफ मतलब उसे समझ आ सकता। लंदन में लेटा है एक नाइट, एक पोप के द्वारा दफनाया गया। उसकी मेहनत का फल कारण बना एक दैवीय प्रकोप का। तुम खोजो वो गोला जो होना चाहिए था उसकी कब्र पर। वो बताता है उस गुलाबी काया और प्रजनित गर्भ के बारे में। इसकी भाषा काफी सरल थी। कोई नाइट था जो लंदन में दफन था, कोई ऐसा नाइट जिसने किसी चीज पर बहुत मेहनत की और जिसने चर्च को नाराज कर दिया। नाइट जिसकी कब्र से वो गोला गायब है जो वहां मौजूद होना चाहिए था। कविता की अंतिम लाइन गुलाबी काया और प्रजनित गर्भ साफ तौर पर मैरी मैगडलीन की ओर इशारा कर रही थी। वो गुलाब जो ईसा के बीज को धारण करता था। कविता की इस सरलता के बावजूद लैंगडन को जरा भी नहीं सूझ रहा था कि ये नाइट कौन हो सकता था या कि वो कहां पर दफन था। इसके अलावा कब्र के मिल जाने के बाद भी उन्हें एक ऐसी चीज की तलाश करनी थी जो वहां मौजूद नहीं थी। वो गोला जो होना चाहिए था उसकी कब्र पर। टीबिंग ने निराश होकर अफसोस जाहिर किया। कुछ नहीं सूझा। हालांकि लैंगडन को साफ लग रहा था कि वो उस मामले में अपनी बेहतर स्थिति का मजा ले रहा था। हाय, अगर मैं ना होता तो तुम दोनों क्या करते? टीबिंग ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा। चलो कोई बात नहीं, मैं लेकर चलता हूं तुम्हें। यह वाकई बहुत आसान है। पहली लाइन इसका हल है। मेहरबानी करके तुम उसे पढ़ोगे? लैंगडन ने जोर से पढ़ा। लंदन में लेटा है एक नाइट, एक पोप के द्वारा दफनाया गया। टीबिंग ने उससे पूछा, तुम्हें इसका क्या मतलब समझ आता है? लैंगडन ने कंधे झटकते हुए कहा, पोप के द्वारा दफनाया गया एक नाइट, शायद एक ऐसा नाइट जिसका अंतिम संस्कार पोप ने कराया था। टीबिंग जोर से हंस पड़ा। ओहो रॉबर्ट, तुम कुछ ज्यादा ही आशावादी हो। जरा दूसरी लाइन को देखो। उससे जाहिर है कि इस नाइट ने ऐसा कुछ किया था जो चर्च के गुस्से का कारण बना था। जरा फिर से सोचो, चर्च और टेम्पलर नाइटों के बीच की विस्फोटक स्थिति पर विचार करो। पोप के द्वारा दफनाया गया एक नाइट, यानी पोप के द्वारा मारा गया एक नाइट। लैंगडन ने 1307 में की गई टेम्पलरों की घेरेबंदी के बारे में सोचा। वो दुर्भाग्यपूर्ण शुक्रवार जब पोप क्लीमेंट ने सैकड़ों नाइटों की हत्या की थी और उन्हें कब्र के हवाले कर दिया था। लेकिन तब तो पोप के द्वारा मारे गए टेम्पलरों की कब्रें अंतहीन होंगी। ऐसा नहीं है, टीबिंग ने कहा। उनमें से कईयों को स्टेक पर ही जला दिया गया था और बिना किसी अंतिम संस्कार के टाइबर नदी में फेंक दिया गया था। लेकिन इस कविता में एक कब्र की बात कही गई है, और वो भी लंदन में। बहुत थोड़े से ही नाइट हैं जिन्हें लंदन में दफनाया गया है। लंदन में चर्च का निर्माण प्रायरी के सैन्य विभाग ने किया था, यानी खुद टेम्पलर नाइटों ने। लैंगडन को अचानक उसकी बात समझ आ गई।
तुम्हारा मतलब है टेम्पल चर्च? कब्रों का तहखाना उसमें है? हाँ, 10 सबसे ज्यादा डरावनी कब्रें। लैंगडन दरअसल टेम्पल चर्च में कभी गया ही नहीं था। किसी जमाने में यह चर्च टेम्पलरों और प्रायरी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। इसका नामकरण सोलोमन के मंदिर के सम्मान में किया गया था। लैंगडन ने पूछा, टेम्पलर चर्च फ्लीट स्ट्रीट पर है? दरअसल वो फ्लीट स्ट्रीट से थोड़ा सा दूर इनर टेम्पल लेन में है। चलो ये तो ठीक है, बाकी की कविता के बारे में क्या ख्याल है? लैंगडन ने पूछा। इतिहासकार के चेहरे की खुशी बुझने लगी। उसके बारे में मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, वो काफी पहेली नुमा है। हमें उन सारी 10 कब्रों को सावधानी से जांचना होगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो उनमें से किसी एक में हम उस गोले का अनुमान लगा पाएंगे जो वहां मौजूद नहीं है। अध्याय 81। जिस वक्त लैंगडन, सोफी और टीबिंग जैगुआर लिमुजीन से निकलकर इनर टेम्पल लेन में पहुंचे, उस वक्त सुबह के करीब 7:30 बज रहे थे। इमारतों की एक भूल भुलैया से होते हुए वे तीनों टेम्पल चर्च के बाहर एक छोटे से आंगन में पहुंचे। चर्च का प्रवेश मार्ग अंदर की ओर धंसा पत्थर का एक ताक था, जिसके भीतर एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे की बाईं तरफ एक सूचना पट्ट लटका हुआ था, जिस पर उस हफ्ते होने वाले कार्यक्रमों और अनुष्ठानों की जानकारी लिखी हुई थी। टीबिंग ने उसे पढ़ते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। ये लोग इन कार्यक्रमों के अलावा अपने दर्शकों के लिए चर्च को नहीं खोलते। फिर वो दरवाजे की ओर गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सूचना पट्ट की ओर इशारा करते हुए उसके चेहरे पर फिर से खुराफात के भाव उभरे। रॉबर्ट, जरा इन कार्यक्रमों पर नजर डालो तो, इस हफ्ते कौन इनका संचालन कर रहा है? चर्च के भीतर पादरी का सहायक वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर रहा था। तभी उसे चर्च के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वो उस पर ध्यान दिए बिना अपने काम में लगा रहा। कुछ पल बाद दस्तक जोर की खटखटाहट में बदल गई, जैसे कोई किसी धातु की छड़ी से दरवाजे को पीट रहा हो। उसने अपना वैक्यूम क्लीनर बंद किया और गुस्से से दरवाजे की ओर बढ़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे। वो गुस्से से भुनभुनाया, चर्च 9:30 बजे खुलता है। उन तीनों में से जो सबसे भारी भरकम आदमी था, वो अपनी बैसाखियों पर आगे बढ़ा और बोला, मैं सर ली टीबिंग हूं। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, मैं मिस्टर और मिसेस क्रिस्टोफर रेन द फोर्थ की अगवानी कर रहा हूं। वो अपने पीछे चलते आकर्षक जोड़े की ओर हाथ हिलाता हुआ अंदर आ गया। पादरी के सहायक को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। सर क्रिस्टोफर रेन टेम्पल चर्च के सबसे प्रसिद्ध पेट्रन थे। उन्हीं की मदद से उस भीषण अग्निकांड के बाद चर्च का सारा रेनोवेशन संभव हो पाया था और वे 18वीं सदी के शुरू में ही मर चुके थे। बैसाखियों पर सवार आदमी ने फिर से कहा, मिस्टर नोल्स कहाँ हैं? आज शनिवार है, वो देर से आएंगे, सहायक ने कहा। अपाहिज आदमी की त्योरियां और चढ़ गईं। कृतज्ञता भी कोई चीज होती है कि नहीं? उन्होंने हमें कहा था कि वो यहां हमें मिलेंगे, लेकिन लगता है हमें उनके बिना ही अपना काम करना होगा। हमें इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सहायक अपनी जगह से हिला भी नहीं। माफ कीजिए, किस काम में बहुत वक्त नहीं लगेगा? आगंतुक की आंखें अब पैनी हो उठी। सुनो लड़के, साफ दिखाई दे रहा है कि तुम यहां नए हो। सर क्रिस्टोफर वॉरेन के वारिस हर साल यहां पर आते हैं ताकि उनकी चुटकी भर राख को टेम्पल के पूजा स्थल पर छिड़क सकें। ये उनकी आखिरी इच्छा थी और उनके वसीयतनामे में लिखी हुई थी। हालांकि हमें भी ये काम करना कोई ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है। पादरी के सहायक को यहाँ काम करते हुए कुछ साल हो चुके थे, लेकिन उसने पहले कभी इस बारे में नहीं सुना था। उसने फिर से वही कहा, बेहतर होगा आप सर नोल्स के आने तक इंतजार करें। चर्च अभी खुला नहीं है और मेरा सफाई का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। देखो लड़के, इस बिल्डिंग में अगर तुम्हें सफाई करने के लिए कुछ बचा है ना, तो वो सिर्फ उस आदमी की बदौलत बचा हुआ है जो उस औरत की जेब में है। क्या मतलब? मिसेस रेन, क्या आप मेहरबानी करके इस बदतमीज लड़के को वो राख का कलश दिखाएंगी? औरत एक पल के लिए झिझकी और फिर जैसे उसे कुछ होश आया और उसने अपने स्वेटर की जेब में हाथ डालकर चर्म पत्र में लिपटा एक छोटा सा सिलेंडर बाहर निकाल लिया। देखा? बैसाखियों वाले आदमी ने तपाक से कहा, अब या तो तुम हमें उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने दोगे और मंदिर में उसकी राख को छिड़कने दोगे, या फिर मुझे नोल्स से शिकायत करनी होगी कि तुमने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया है। पादरी का सहायक अब थोड़ा झिझका,
वो चर्च की परंपराओं के बारे में फादर नोल्स के गहरे सम्मान भाव से अच्छी तरह परिचित था और इससे भी ज्यादा उनके उस गुस्से से भी परिचित था जो चर्च पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से बुरी तरह भड़क उठता था। हो सकता है फादर नोल्स रेन के परिवार के सदस्यों के आने के बारे में भूल गए हों। अगर वाकई ऐसा था तो उसे इन लोगों को अंदर भेजने में ही उसकी भलाई थी। वैसे भी उनका कहना था कि इस काम में सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा, उससे भला नुकसान भी क्या हो सकता था। जब पादरी का सहायक उन 3 लोगों को अंदर आने देने के लिए एक ओर हटा तो वो कसम खाकर कह सकता था कि इस सारी परिस्थिति से मिस्टर और मिसेस रेन भी उतने ही भौचक्के थे जितना वो खुद था। अनिश्चित सा भाव लिए वो उन्हें देखता हुआ वापस अपने काम में लग गया। जब वे तीनों चर्च के अंदर के हिस्से में जा पहुंचे तो लैंगडन मुस्कुराए बिना न रह सका। ली, तुम तो कमाल की एक्टिंग कर लेते हो। टीबिंग की आंखें चमक उठी। ऑक्सफोर्ड थिएटर क्लब का मेंबर रह चुका हूं। वे लोग अभी तक मेरे जूलियस सीजर नाटक की एक्टिंग की चर्चा करते हैं। सोफी ने उस बड़े से दरवाजे की ओर इशारा किया जो चर्च के गोलाकार हिस्से में ले जाता था। यहां से तो ये एक दुर्ग जैसा दिखाई दे रहा है, उसने कहा। टेम्पलर नाइट योद्धा थे, टीबिंग ने उसे याद दिलाते हुए कहा। एक धार्मिक सैन्य संगठन। उनके गिरजाघर, उनके गढ़ और उनके बैंक हुआ करते थे। बैंक? क्या मतलब? दरअसल टेम्पलरों ने ही आधुनिक बैंक प्रणाली का आविष्कार किया था। यूरोप के कुलीन समाज के लिए सोने के साथ यात्रा करना काफी जोखिम से भरा होता था। इसलिए टेम्पलर इन कुलीनों को इस बात की गुंजाइश देते थे कि वे अपने पास के किसी टेम्पल चर्च में अपना सोना जमा कर दें और फिर पूरे यूरोप के किसी भी दूसरे टेम्पल चर्च से उतना ही सोना ले लें। इसके लिए बस उन्हें उचित दस्तावेज चाहिए होते थे और थोड़ा सा कमीशन। वे दुनिया के सबसे पहले एटीएम थे। यह भी कहा जाता है कि एक समय में होली ग्रेल को रात भर के लिए इस चर्च में छिपाकर रखा गया था, जब टेम्पलर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए घूम रहे थे। गोलाकार चैम्बर में दाखिल होते हुए लैंगडन अपने रोंगटे खड़े होते महसूस कर रहा था। उसकी निगाहें चैम्बर के मटमैले से पत्थर पर घूम रही थी। वहां पर गारगोयल, दैत्य और राक्षस उकेरे गए थे और साथ ही इंसानी चेहरे भी। टीबिंग ने अपनी बैसाखी ऊपर उठाकर कमरे के दूर बाएं हिस्से की तरफ और फिर दाएं हिस्से की तरफ इशारा किया। वो पत्थर के बने 10 नाइट थे, 5 बाईं तरफ, 5 दाईं तरफ। वे फर्श पर पीठ के बल लेटे हुए थे। नाइट्स को पूरी तरह से जिरह बख्तरों, ढालों और तलवारों से लैस दिखाया गया था। उनमें से हर एक प्रतिमा काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हर एक एकदम अलग थी। अलग अलग तरह के जिरह बख्तर, पैरों और हाथों की अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग चेहरे मोहरे और उनकी ढालों पर भी अलग अलग चिन्ह बने हुए। लैंगडन उस गोलाकार कमरे में जैसे जैसे अंदर बढ़ रहा था, वो अपने बदन में एक कंपकंपी महसूस कर रहा था। यही वो जगह होनी चाहिए। अध्याय 82। टेम्पल चर्च के बहुत करीब कचरे से भरी एक गली में रेमी ने जैगुआर लिमुजीन को कचरा टंकियों के पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया। इंजन को बंद करके उसने अपने चारों तरफ का मुआयना किया। एकदम सुनसान। वो कार से उतरा और उसके पिछले हिस्से की तरफ बढ़ गया, जहां पर वो सन्यासी बंधा पड़ा था। रेमी की मौजूदगी को महसूस कर सन्यासी की आंखें खुल गईं। इस वक्त उसकी आंखों में खौफ से ज्यादा उत्सुकता थी। रेमी ने अपनी बो टाई को ढीला करते हुए अपने ऊंचे कलफदार कॉलर का बटन खोला और ऐसा महसूस किया जैसे वो इतने सालों में पहली बार ठीक से सांस ले पा रहा हो। फिर वो लिमोजीन के बार में गया, जहां उसने अपने लिए स्मर्नॉफ वोडका का पैक तैयार किया। उसने उसे एक ही बार में गटक लिया और फिर दूसरा पैक भर लिया। जल्दी ही मैं सुख चैन का जीवन जीने वाला इंसान बन जाऊंगा। बार की तलाशी लेते हुए उसने वहां से एक वाइन ओपनर उठाया और उसके धारदार चाकू को एक झटके से खोल दिया। वैसे तो इस चाकू का इस्तेमाल वाइन की बॉटल्स के कॉर्क पर चढ़ी शीशे की पत्तियों को खोलने के लिए होता था, लेकिन आज सुबह वो एक कहीं ज्यादा नाटकीय मकसद को पूरा करने वाला था। चाकू के चमचमाते फलक को थामे रेमी ने सिलास की तरफ देखा। सिलास की आंखों में दहशत कौंध गई। रेमी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा और सन्यासी घबराकर अपने बंधनों से छूटने के लिए छटपटाने लगा। शांत रहो, चाकू को ऊपर उठाता हुआ रेमी फुसफुसाया। सिलास को विश्वास नहीं हो रहा था कि ईश्वर ने उसे पूरी तरह से त्याग दिया था। वो पूरी रात मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता रहा था और अब
यहां ऐसी परिस्थितियों में उसकी मौत उसके सर पर खड़ी थी। जब वो चाकू उसकी ओर बढ़ा तो उसने जोर से अपनी आंखें भींच ली। उसके कंधों की हड्डियों में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई। वो रो पड़ा। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि अपना बचाव करने में असमर्थ इस दयनीय अवस्था में इस लिमुजीन के पिछले हिस्से में कुछ ही पल में वो मरने वाला है। टीचर ने कहा था कि वो मेरी रक्षा करेगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। उसने एक चुभती हुई गर्मी अपने पीठ और कंधों में बहती हुई महसूस की। वो कल्पना कर रहा था अपने शरीर पर फैले अपने ही खून की। एक बेधता हुआ दर्द उसकी जांघों के आर पार गुजर गया और फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, थोड़ी सी पी लो, इससे तुम्हारे रक्त संचार में मदद मिलेगी। सिलास की आंखें आश्चर्य से खुल गईं। उसके ऊपर एक धुंधली सी छाया झुकी हुई थी और उसे एक गिलास पेश कर रही थी। उसके मुंह पर लगा डक्ट टेप उसके बाजू में पड़ा था। उस आदमी ने फिर से कहा, पी लो इसे। जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वो तुम्हारी मांसपेशियों में खून के दौड़ने की वजह से हो रहा है। हालांकि वोदका का स्वाद असहनीय था, लेकिन फिर भी वो कृतज्ञ महसूस करता हुआ उसे एक ही घूंट में पी गया। किस्मत ने आज रात सिलास के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, लेकिन ईश्वर ने एक ही झटके में सारी मुश्किल आसान कर दी थी। यानी ईश्वर ने मुझे त्याग नहीं दिया है, ईश्वर अभी भी मेरे साथ है, उसने मन ही मन सोचा। नौकर ने माफी मांगने वाले अंदाज में कहा, मैं तो तुम्हें और भी पहले आजाद करना चाहता था, लेकिन यह नामुमकिन था। शैटो विलेट में पुलिस पहुंचने वाली थी और फिर बिगिन हिल एयरपोर्ट के झमेले को देखते हुए मेरे लिए यह पहला मुमकिन मौका था। तुम समझ रहे हो ना सिलास? सिलास चौंक पड़ा। तुम मेरा नाम जानते हो? नौकर मुस्कुराया। सिलास उठकर बैठ गया और अपनी जकड़ी हुई मांसपेशियों को मलने लगा। फिर उसने पूछा, क्या तुम टीचर हो? रेमी ने हंसते हुए इनकार में सिर हिला दिया। काश मेरे पास उस तरह की ताकत होती। मैं टीचर नहीं हूं, तुम्हारी ही तरह मैं भी उसके लिए काम करता हूं, लेकिन टीचर तुम्हारे बारे में बहुत ऊंची राय रखता है। मेरा नाम रेमी है। सिलास हैरान था। मैं समझा नहीं, अगर तुम टीचर के लिए काम करते हो तो लैंगडन कीस्टोन को लेकर तुम्हारे घर क्यों आया? वो मेरे घर नहीं आया था, वो ग्रेल के संसार के सबसे बड़े हिस्टोरियन सर ली टीबिंग के घर आया था। टीचर ने इस सब का अनुमान पहले से ही लगा लिया था। रॉबर्ट के पास कीस्टोन था और उसे मदद की जरूरत थी। इसके लिए सर ली टीबिंग के घर से ज्यादा बेहतर जगह और कौन सी हो सकती थी जहां वो भागकर छिप सकता था। चूंकि मैं यहां पहले से ही रहता था, इसीलिए तो टीचर ने मुझसे संपर्क किया था। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है टीचर को ग्रेल के बारे में इतना सब कैसे मालूम है? अब सिलास को पहली बार समझ में आया और वो हैरान रह गया। टीचर ने एक ऐसे आदमी को अपने काम के लिए चुना था जिसकी पहुंच सर ली टीबिंग की रिसर्च तक थी। ये एक अद्भुत अकलमंदी की बात थी। रेमी ने सिलास के हाथ में भरी हुई हैकलर कॉश पिस्तौल थमा दी और कहा, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन उससे पहले मुझे और तुम्हें मिलकर एक काम पूरा करना है। उधर कैप्टन फैश अपने विमान से बिगिन हिल पर उतरा और उसने हैरानी से केंट के चीफ इंस्पेक्टर से टीबिंग के विमान की तलाशी लेने का पूरा किस्सा सुना। इंस्पेक्टर ने जोर देकर कहा, मैंने खुद उस प्लेन की तलाशी ली थी सर, और उसके अंदर कोई नहीं था। क्या तुमने पायलट से पूछताछ की? जी नहीं। मुझे विमान तक लेकर चलो। हैंगर तक पहुंचने में फैश को सिर्फ 60 सेकंड लगे और उसने पटरी पर उस जगह के करीब जहां लिमुजिन को पार्क किया गया था खून का एक निशान ढूंढ निकाला। फिर वो विमान के पास पहुंचा और जोर से चिल्लाया, मैं फ्रेंच जुडिशियल पुलिस का कैप्टन हूं, दरवाजा खोलो। डरे हुए पायलट ने दरवाजा खोल दिया। 3 मिनट बाद अपनी पिस्तौल की मदद से उसने पायलट से सब कुछ उगलवा लिया, जिसमें उस बंधक भूरे सन्यासी का ब्यौरा भी शामिल था। उसे यह भी पता चला कि पायलट ने लैंगडन और सोफी को टीबिंग की अलमारी में एक लकड़ी के बॉक्स जैसी किसी चीज को रखते हुए देखा था। उसमें क्या था इसकी जानकारी तो पायलट को नहीं थी, लेकिन उसने ये बात कबूल की कि लैंगडन का लंदन की पूरी यात्रा के दौरान उसी पर ध्यान केंद्रित था। अलमारी खोलो, फैश ने उसे आदेश दिया। मुझे इसका नंबर नहीं मालूम। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि तुमसे कहूं कि तुम पायलट के अपने लाइसेंस को अपने पास रख सकते हो,
लेकिन अगर तुम नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं। पायलट अपनी हथेलियां मलने लगा। मैं इसे तोड़ने की कोशिश करके देखता हूं। तुम्हारे पास आधा घंटे का वक्त है, जो करना है करो, लेकिन मुझे ये अलमारी खुली चाहिए। फैश तेजी से चलता हुआ विमान के पिछले हिस्से में गया और उसने अपने लिए एक पैग बनाया और आराम से कुर्सी पर बैठ गया। केंट के पुलिस ऑफिसर की गलती उसे काफी महंगी पड़ सकती थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। ये एरिंगा रोसा था। उसने कहा, मैं लंदन के रास्ते में हूं, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुझे तो लगा कि आप पेरिस जा रहे थे, फैश ने कहा। मैं बहुत परेशान हूं, मैंने अपना प्लान बदल दिया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या सिलास आपके साथ है? एरिंगा रोसा ने पूछा। नहीं, मेरे पहुंचने से पहले ही वे लोग यहां से पुलिस को चकमा देकर निकल गए। लेकिन आपने मुझे भरोसा दिलाया था कि आप प्लेन को रोक लेंगे। बिशप, आपकी सिचुएशन को देखते हुए मैंने आपको सलाह दी थी कि आप आज रात मेरे धैर्य की परीक्षा ना लें। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं सिलास और बाकी लोगों को ढूंढ निकालूंगा। ये बताइए कि आप कहां उतर रहे हैं? मेरा पायलट हीथ्रो पर उतरने की परमिशन लेने की कोशिश कर रहा है। उससे कहिए कि वो केंट के बिगिन हिल एयरपोर्ट पर आ जाए। उसके लिए परमिशन मैं ले लूंगा। अगर आपके उतरने पर मैं यहां ना मिलूं तो मैं आपके इंतजार में एक कार यहां पर छोड़ जाऊंगा। जैसा कि हमारी पहली बातचीत के दौरान ही मैंने आपसे साफ साफ कहा था, आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो सब कुछ गंवा देने के कगार पर हैं। मेरी भी वही हालत है। अध्याय 83। टेम्पल चर्च के भीतर हर एक नाइट की प्रतिमा पत्थर के एक आयताकार तकिए पर सिर टिकाए पीठ के बल लेटी हुई थी। इन पहली कब्रों का मुआयना करते हुए सोफी ने उनके बीच की समानताओं और फर्कों पर ध्यान दिया। हर नाइट अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था, लेकिन उनमें से 3 नाइट ऐसे थे जिनके पैर सीधे तने हुए थे, जबकि बाकी 2 ऐसे थे जिनका एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखा था। उनकी पोशाकों की जांच करने पर सोफी ने पाया कि 2 नाइट्स ने अपने जिरह बख्तर के ऊपर अंगरखा पहना था, जबकि बाकी 3 ने एड़ियों तक के चोगे पहन रखे थे। इनसे भी पहेली का कोई हल नहीं सूझता था। अब सोफी ने एक दूसरे फर्क पर ध्यान दिया, उनके हाथों की पोजीशन। 2 नाइट्स ने तलवारें पकड़ रखी थी, 2 प्रार्थना कर रहे थे और एक था जिसके हाथ उसके दोनों तरफ फैले हुए थे। उन्हें काफी देर तक देखने के बाद भी सोफी को नदारद गोलक का कोई संकेत नहीं मिला और उसने अपने कंधे झटक दिए। फिर उसने मुड़कर लैंगडन और टीबिंग की तरफ देखा। वे अभी तीसरे नाइट के करीब थे। जाहिर था कि उन्हें भी कुछ नहीं सूझा था। वो इंतजार करने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने नाइटों के दूसरे समूह की ओर रुख किया। बीच की खुली जगह को पार करते हुए उसने उस कविता को मन ही मन दोहराया। लंदन में लेटा है एक नाइट, एक पोप के द्वारा दफनाया गया। उसकी मेहनत का फल कारण बना एक दैवीय प्रकोप का। तुम खोजो वो गोला जो होना चाहिए था उसकी कब्र पर। वो बताता है उस गुलाबी काया और प्रजनित गर्भ के बारे में। नाइट्स का दूसरा समूह भी पहले वाले जैसा ही था, सबके सब अलग अलग मुद्राओं में लेटे हुए। सिर्फ 10वीं और आखिरी कब्र इसका अपवाद थी। सोफी ने तेजी से उसकी तरफ बढ़कर उसे गौर से देखा। उस पर कोई सिरहाना नहीं था, कोई जिरह बख्तर नहीं, कोई अंगरखा नहीं, कोई तलवार नहीं। रॉबर्ट, ली, यहां आओ, यहां कोई चीज गायब है। क्या गोला? टीबिंग ने उत्तेजित स्वर में पूछा। दोनों तेजी से सोफी के नजदीक आ गए। क्या गोला गायब है? गोला तो नहीं, लेकिन पूरा नाइट ही नदारद है। दोनों ने उसके बगल में पहुंचकर अनिश्चित से भाव से उस 10वीं कब्र को देखा। किसी नाइट के खुले में लेटे होने की बजाय ये कब्र पत्थर के बंद ताबूत की शक्ल में थी। ताबूत नीचे की ओर से संकरा था और ऊपर की ओर चौड़ा होता गया था। उसका ढक्कन नोकदार था। इस नाइट को दिखाया क्यों नहीं गया है? लैंगडन ने पूछा। ये तो काफी दिलचस्प है, टीबिंग ने कहा। मुझे इस बारे में तो याद ही नहीं था। मैं यहां बहुत सालों पहले आया था। वे लोग अभी कुछ समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि पादरी का सहायक वहां आया और बोला, हेलो, माफ कीजिएगा, लेकिन आपने कहा था कि आपको राख छिड़कनी है, लेकिन आप तो यहां सैर करते फिर रहे हैं। टीबिंग ने त्योरियां चढ़ाकर उसे देखा और फिर लैंगडन की ओर मुड़ते हुए बोला, मिस्टर रेन, लगता है आपके परिवार के उपकार आपको उतना वक्त उपलब्ध नहीं कराएंगे जितना पहले कराया जाता था।
हमें उस राख को निकालकर उसे छिड़क ही देना चाहिए। मिसेस रेन, प्लीज राख निकालिए। सोफी ने नाटक करते हुए अपनी जेब से क्रिप्टेक्स को निकाल लिया। लैंगडन ने उस लड़के से कहा, क्या आप मेहरबानी करके हमें थोड़ा एकांत देंगे ताकि हम यहां राख छिड़क सके? पादरी के सहायक के चेहरे के भाव और भी ज्यादा संदेह से भर उठे। ये कब्रें थोड़े ही हैं, कब्रों में तो शव रखे होते हैं, ये तो सिर्फ मूर्तियां हैं, इंसानों के प्रति पत्थर की श्रद्धांजलि के रूप में। इनके नीचे कोई शव नहीं है। लेकिन ये तो चर्च का कब्रगाह है। टीबिंग के चेहरे पर उलझन के भाव थे। वो सिर्फ पुराने जमाने की इतिहास की किताबों में उस टाइम इसे कब्रगाह समझा जाता था, लेकिन 1950 में जब इसका रेनोवेशन हुआ था तभी ये बात पता चली थी कि यहाँ कोई कब्रें नहीं है। और मेरा ख्याल है मिस्टर रेन तो ये बात जानते ही होंगे, क्योंकि ये उन्हीं का परिवार तो था जिसने इस बात को उजागर किया था। एक बहुत ही अजीब सी खामोशी वहां छा गई। बातें बनाने और ड्रामा करने के उस्ताद टीबिंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। ये खामोशी टूटी एनेक्सी में दरवाजे की दस्तक से। ये जरूर फादर नोल्स होंगे, तुम्हें जाकर देखना चाहिए, टीबिंग ने कहा। सहायक के चेहरे पर अभी भी संदेह था, लेकिन वो पैर पटकता हुआ वापस चला गया और लैंगडन, सोफी और टीबिंग निराश भाव से एक दूसरे को ताकते रह गए। यहां कोई कब्रें नहीं है, ये आदमी क्या कह रहा है? टीबिंग हैरान था। मैं तो हमेशा से यही सोचता आया था। निश्चय ही ये वही जगह होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि शायद उसे ठीक से मालूम नहीं है। क्या मैं एक बार फिर से वो कविता देख सकता हूं? लैंगडन ने कहा। सोफी ने क्रिप्टेक्स निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। लैंगडन ने उसे पूरे ध्यान से देखा और फिर कहा, कविता में साफ तौर पर कब्र की ही बात कही गई है, किसी मूर्ति की नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कविता में ही कोई गलती हो? कहीं जैक्सोनिया ने भी वही गलती की हो जो मैंने अभी अभी की है? लैंगडन ने इस बारे में सोचा और नामे सिर हिला दिया। इस चर्च को टेम्पलरों ने बनाया था। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर नाइट दफन है तो प्रायरी के ग्रैंड मास्टर को इस बात की जानकारी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमसे जरूर कहीं कोई गलती हो रही है, टीबिंग बुदबुदाया। दरवाजा खोलने गए पादरी के सहायक ने अपने पीछे अचानक कपड़ों की एक फरफराहट सुनी और इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर देखता, एक शक्तिशाली हाथ ने पीछे से उसके मुंह को सख्ती से दबोचते हुए उसकी चीखों को दबा दिया। ये हाथ एकदम सफेद रंग का था और उससे शराब की गंध आ रही थी। डिनर जैकेट पहने एक दूसरे आदमी ने एक छोटा सा रिवॉल्वर निकाला और सीधा उसके माथे की तरफ तान दिया। फिर वो फुसफुसाया, ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम मुंह से बिना कोई आवाज निकाले इस चर्च से बाहर निकलोगे और फिर दौड़ लगाओगे और तुम रुकोगे नहीं। समझ में आया? लड़के ने सिर हिलाया। और अगर तुमने पुलिस को बुलाया या किसी और को बताया तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। इसके बाद उस लड़के को एक ही चीज याद थी कि वो चौक से बाहर निकलकर तेजी से भाग रहा था और उसका इरादा तब तक कहीं भी रुकने का नहीं था जब तक उसके पैर उसका साथ ना छोड़ देते।